नए साल की पॉजिटिव शुरुआत करते हुए भारतीय बाजार उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में होता हुआ कारोबार बचा है आखिरी 1.5 घंटा। दुनिया भर के बाजारों में आज है छुट्टी का माहौल। देखते हैं कैसी होगी क्लोजिंग और क्या करें आप कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अब तक तो अच्छा ट्रेड हुआ है, क्या यहाँ से बाजार और थोड़ा एक्शन में आ सकते हैं? बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बड़ा एक्शन नहीं, तो हमारे बाजारों में कहाँ रखनी है आपको नजर, ये जानेंगे अनिल जी के साथ। तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? मजबूती के साथ बाजार में कारोबार होता दिख रहा है। शुरुआती 10-15 मिनट थोड़े बहुत बाजार ऊपर नीचे हुए और उसके बाद बाजारों ने दिशा और मजबूती का रास्ता तय किया, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए हैं। पहले लीडरशिप बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिखी है और बैंक निफ्टी पहले भागा, उसके बाद अच्छी खासी मजबूती हुई। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी अब भी मजबूती के साथ बना हुआ है। तो 1/3% सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों ही आज के सेशन में मजबूत है। ऊपरी स्तरों से थोड़े फिसले हैं। बैंक निफ्टी पर हम करीबन 250 पॉइंट, निफ्टी पर करीबन 25 पॉइंट के आसपास का एक्शन नीचे की तरफ हुआ है, लेकिन कोई खास ऐसी चिंता की बात कम से कम निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं है। बैंक निफ्टी में जरूर कुछ है। और दीप, जब तक मेरी एज की रुक जाए, कोई कुछ ज्यादा याद कर रहा है। साल के पहले दिन कौन याद कर रहा है? और बहुत ज्यादा याद। हाँ, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही, मतलब साल के पहले दिन इतना है कोई। और जब मैं तो साक्षात दिख रहा हूँ भाई, याद करने की जरूरत क्या है। पर चलिए, जो भी है, आई होप अच्छी इंटेंशन से याद कर रहा हूँ आपको। शायद चलो बोलने के बाद रुक जाए। तो कुल मिलाकर ये है इस वक्त का बाजार का माहौल। सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारकर 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, मेटल्स में अच्छा तेजी बन रही है सर। वायदा कारोबार के टॉप 5 गेनर्स मेटल कंपनियां हमें दिख ही रही हैं। सुबह से चाइना की रीओपनिंग का भी ऑप्टिमिज्म है। पीएसयू, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर भी आपको एक्शन बन रहा है। फार्मा आज आपको थोड़ा सुस्त दिखेगा और ठीक है, फार्मा हम थोड़ा रोटेशन देखते ही रहते हैं, स्पेशली जब बाकी सेक्टर्स एक्टिव है। और ग्लोबल बाजार से ज़्यादा संकेत नहीं है। फ्रांस और जर्मनी खुले हुए हैं, वहाँ पर तेज़ी बनी हुई है, बट देखते हैं एक्शन कैसा होता है। आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है, तो वहाँ से कोई संकेत आपको आते हुए नहीं दिखेगा। आइए एक बार बाजार के एक्शन पर भी नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि कहां पर आपको रखनी है नजर। अनिल जी, जैसे हम बात कर रहे थे, शुरुआत तो साल की अच्छी हुई है। थोड़ी सुस्ती फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सुस्ती हम बाजार मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उसके विपरीत एक जो मॉर्निंग का डिप आया सर, उसके बाद बाजार ने फिर नीचे का मौका नहीं दिया, उन्हीं लेवल्स को होल्ड कर रहा है आसानी से। बिल्कुल। और दीप, बहुत ही परफेक्ट बाजार है। जहाँ सपोर्ट है वहाँ से घूमे हैं और जहाँ रुकावट की जगह वहीं पर वहाँ से वापस खरीदारी होती हुई दिखी है। तो जब गैप से खुल रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि थोड़ा नीचे आ जाए फिर लेंगे, और नीचे मौका मिला भी। 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी में एंट्री करने का मौका मिला। और बैंक निफ्टी तो कमाल ही है दीप, मतलब ऐसा इंडेक्स मिलना ही मुश्किल है। इतना सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी इंडेक्स है कि पूछिए मत। देखिए, आज की जो शॉर्ट करने की रेंज थी, जहां पर बैंक निफ्टी आया तो वहां प्रॉफिट बुकिंग भी करना है और आपको शॉर्ट भी करना है, वो थी 43,375 से 43,500 स्पॉट लेवल, राइट। आज का हाई देख लीजिए 43,382, एग्जैक्टली उसी लेवल से घुमा है बैंक निफ्टी। और 43,000 के आसपास 43,025 जहां खरीदारी करने का मौका था, वहीं पर आता दिखा। अब आखिरी 1.5 घंटे के लिए ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि बैंक निफ्टी खरीदारी की शूटिंग रेंज में आ रहा है। अच्छा, हाँ, तैयार रखिए अपना गन पाउडर, एकदम बिल्कुल रेडी रहिए। मौका देखकर वापस से खरीदना है। और खरीदना कहाँ है? पहला लेवल 43,025 है, दूसरा लेवल 42,925 और तीसरा लेवल 42,850। इस 3 लेवल में जहां आपका मन करे या टुकड़ों टुकड़ों में मन करे, इन तीनों जगह खरीदना है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में ये मत कहिए कि बताया नहीं था। 43,025, 42,925, 42,850, इन तीनों लेवल पे आए। जहां आपको एक बार खरीदना तो आप तीनों में से डिसाइड कर लीजिए आपको कहां खरीदना है। 3 बार खरीदना तो तीनों लेवल मैंने बता दिए। 2 बार खरीदना तो आप डिसाइड करिए, लेकिन ये खरीदारी की रेंज में आ रहा है, चिंता करने की बात नहीं। ओके, ठीक है, समझ गया। निफ्टी अभी तक उस रेंज में नहीं आ रहा, 18,200 के आसपास है। निफ्टी खरीदने के लिए मुझे जो रेंज जो चाहिए वो 18,125 चाहिए। 18,125, 18,135, उससे पहले नहीं। वहां आएगा तब, उससे पहले नहीं। हाँ, उससे पहले नहीं। और उसके बाद 18,100 के आसपास 2 टुकड़ों में लेना है। तो निफ्टी में अभी भी थोड़ा वक्त है, शायद ना मिले। बैंक निफ्टी की वॉलेटाइल थोड़ा ज्यादा होता है, मिल जाए तो आप आए इस रेंज में, तो दोनों में आपको करनी है खरीदारी, चिंता न करें। बाकी तो डेटा आ ही रहा है आपके सामने, मैं पूरे के पूरे रखूंगा, कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं है। ज्यादातर बाजार बंद है और पहला
जो आज ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों में है, जो कुछ थोड़े से आज यूरोप के 1-2 बाजार खुले ना, अभी फ्रांस और जर्मनी दोनों हरे निशान में ही है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर नहीं रहे, इसलिए वहां से संकेत मिल नहीं रहे। सो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, बाजार थोड़े से बेहतर ही है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं, और ऊपर में सही लेवल पर पहले पहुंच जाए तो वहां पर आपको बेचना भी है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, ये ध्यान में रखिए। दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। 2020 का जमाना है, सिंगल्स लेते रहो, बॉल वेस्ट नहीं होनी चाहिए। 2020 में विकेट फेंक देना, शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाना, हिट विकेट हो जाना, स्टंप हो जाना, रन आउट हो जाना, ये सब अलाउड है। शॉट नहीं खेलना अलाउड नहीं है। है ना? तो ये 2020 का जमाना है, सिंगल्स लेते रहिए, स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। तो ये मार्केट ऐसा है, सिंगल्स लेने का आपको मौका दे रहा है। सपोर्ट लेवल पे लेते रहिए, रुकआउट के लेवल पे देते रहिए। बिल्कुल, और वैसे ही आप होते हुए भी देख रहे हैं एक्शन है बाजार में। एक खबर भी आ रही है इंपॉर्टेंट, अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार की तरफ से। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस की कीमतों पर प्राइस कैप है। इसके साथ ही कोविड से जुड़ी दवा और जरूरी मशीनों के दाम पर भी प्राइस कैपिंग है। 31 मार्च तक, अगले 3 महीने तक ये प्राइस कैपिंग का आदेश जारी किया गया है। तो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन, स्पेशली जो मेडिकल यूज के लिए लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन गैस, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्यूलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, इन सभी पर प्राइस कैपिंग लगेगी। तो सरकार की तरफ से एक प्रिवेंटिव मेजर आ रहा है। इन सभी प्रोडक्ट्स पे आप अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। प्राइस कैपिंग के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए खबरें और ट्रिगर्स, ये खबर तो एक आ चुकी है, बताने के लिए तैयार हैं कुशल और नुपुर। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स क्या है बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज अमेरिकी बाजार शाम को बंद रहने वाले हैं, तो उससे हमें क्यूज कल के बाजारों के लिए तो नहीं मिल पाएंगे, बट देखना होगा कि इसके बाद हम अन्य जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे क्या क्यूज लेकर बढ़ते हैं आगे। साथ ही कल के दिन में बैटरी स्वैपिंग पर BIS, नीति आयोग और अन्य कंपनियों की बैठक होने वाली है। SBI इंफ्रा बॉन्ड्स के जरिए करीबन 10,000 करोड़ रुपए जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। श्रीराम फाइनेंस का शेयर करीब 15 रुपए का इन्होंने इंतरिम डिविडेंड दिया था। जापान ये इसका ट्रेडिंग हॉलिडे है कल के दिन में। साथ ही 4 तारीख यानी कि बुधवार को IRB इंफ्रा, इस पर नजर रखिए। शेयर विभाजन पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। ऑटोमोटिव एक्सेल से इसके कमेंट्स का जो ओपन ऑफर है इसको लेकर वो खत्म हो जाएगा 4 तारीख को, तो इस पर भी नजर रखिए। साथ ही रेडियंट कैश मैनेजमेंट, इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। हालांकि लगभग 53% ही ये भरता हुआ दिखा था, तो इस वजह से रेडियंट कैश मैनेजमेंट भी 4 तारीख को फोकस में रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और IPO मार्केट में भी एक्शन बना हुआ है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आज की खबरें। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आते दिखी और सूत्रों के हवालों से ये खबर है कि बजट में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाने की योजना है। अगर नई इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने के जो नियम है उसमें बदलाव संभव हो सकता है। 100 करोड़ का जो नियम है उसमें भी बदलाव को मंजूरी मिल सकती है, ऐसी संभावना है। NCC जहाँ पे दिसंबर के महीने में कंपनी को 3,601 करोड़ के 5 नए ऑर्डर मिले हैं। वाटर डिवीजन, इलेक्ट्रिक डिवीजन और इरिगेशन डिवीजन, तीनों ही डिवीजन में कंपनी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आती दिखी है। पर्सिस्टेंट सिस्टम जहां पर ग्रोथ बढ़ाने के लिए कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया, हालांकि जो अमाउंट डिटेल है वो नहीं दिए। NMDC जहां पर दिसंबर में जो प्रोडक्शन का डेटा आया है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 8.5% से ज़्यादा की गिरावट वहां पर नजर आएगी। पिछले साल करीबन 39 लाख टन के आसपास था, जो 36 लाख टन इस बार आते दिखाए। हालांकि जो बिक्री है वो भी इस बार घटकर आई है। पिछली बार 33 लाख टन के आसपास थी, जो इस बार जो पिछली बार 34 लाख टन के आसपास थी वो कम होकर इस बार 33 लाख टन के आसपास आती दिखी है। लेकिन जो प्राइसेस है आयरन और के, वहाँ पे कंपनी ने बढ़ोतरी की है। भारत फोर्ज जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी ने ISML की जो SEZ यूनिट है उसका अधिग्रहण किया है, उसके चलते जो क्षमता है कंपनी की सब्सिडरी की वो बढ़ने की उम्मीद है। ब्लॉक डील देखें तो टाटा स्टील जहाँ पर 60 लाख और उसके पास करीबन 70 लाख शेयर के कहीं ज़्यादा सौदे सुबह से हुए हैं, और सेल जहाँ पे 10 लाख शेयर्स के सौदे सुबह से होते हुए नजर आए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एक्शन वाले स्टॉक्स जहां पर आज रहा भरपूर एक्शन आपके लिए। आइए मुलाकात की जाए हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, किरण जी, संदीप जी, वागले जी, नहीं दोनों एक ही हैं, और आशिम मदान साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आमतौर पर ऐसा दृश्य कम देखने को मिलता है जो आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पर। ये आशीष सर आपको हरे हरे निशान में नजर आए। तो आशीष सर, शुरुआत आप ही के साथ की जाए और बिगुल के साथ करें शुरुआत, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको, दीपांशु को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे जी के पैनल को, टीम को, व्यूअर्स को, अनिल जी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश करता हूं कि अनिल जी 2023 में सबके अच्छे अच्छे पैसे बने और अच्छी अच्छी कॉल्स आए और सारे मतलब कोई फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन्स ना हो, सब सही निकले और सबके बहुत बहुत पैसे बने और सब अच्छा सक्सेस रेट बन जाए हम सबका। अनिल जी, मार्केट पे आते हैं। मार्केट पे अनिल जी मुझे लगता है कि मार्केट अभी रेंज में है। पिछले दिनों में अनिल जी जाने से पहले हमने एक बड़ी गिरावट देखी और पिछले हफ्ते में मैं बहुत ज्यादा मार्केट तो नहीं ट्रैक कर पाया, लेकिन एक बाउंस बैक आया बीच में, अच्छा बाउंस बैक था और अब मार्केट अनिल जी एक रेंज में है। तो उस रेंज को अनिल जी कैसे प्ले करना है, मैं एक आध सेक्टर की बात करता हूं, स्टॉक की बात करता हूं। बजट से पहले थोड़े शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही लेंगे। वीकली ऑप्शंस के ट्रेड हैं, मंथली स्टॉक्स का भी ट्रेड है। तो अनिल जी मैं एक सेक्टर बोलता हूं कि मेटल्स मुझे लगता है अनिल जी के इस अगले क्वार्टर का, 6 महीने का, साल की बात करनी तो बहुत लंबी हो जाती है, पर मुझे लगता है कि अनिल जी एक मेजर टर्न अराउंड हुआ है मेटल्स के अंदर। और मेटल्स के भाव, JSW, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, मतलब ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि JSW 1000 भी क्रॉस कर जाए और टाटा स्टील 150 क्रॉस कर जाए आने वाले टाइम में। सो एक थोड़ी सी मीडियम टर्म कॉल है, नॉट जस्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है मेटल्स में एक जो कंसोलिडेशन था पिछले साल का, करेक्टिव कंसोलिडेशन ऊपर हो गया है, ओवर हो गया है और सबसे पहले जो टर्न अराउंड होकर आया है सेक्टर। और मुझे लगता है कि पिछले हाईज में जो सेक्टोरल हाई बनाएगा सबसे पहले और सबसे ज्यादा मेटल्स बनाएगा। तो ये तो अनिल जी ओवरऑल हो गई मेटल्स की बात। अब अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक में आऊं तो मुझे लगता है कि जनवरी मंथ के लिए HDFC ट्विंस आउट परफॉर्म करेंगे और मुझे लगता है कि इनमें जरूर बाई साइड पे रहना चाहिए। तो HDFC प्ले करने के लिए बाई साइड पे मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है और 2 इंडेक्स की स्ट्रेटेजीज हैं। तो पहले अनिल जी आपने बिगुल बजाई दिया तो मैं HDFC का शेयर करता हूं। अनिल जी HDFC की 1600 डीप इन द मनी, 1630-31 का शायद फ्यूचर का भाव चल रहा है। 1600 की कॉल लेनी है अनिल जी एक, जिसका भाव चल रहा है 51 रुपए, और 1700 की 2 बेचनी है। और इस स्प्रेड की अनिल जी कॉस्ट आएगी 30-31 रुपए। 30-31 रुपए का मतलब अनिल जी कि HDFC बैंक मैंने 1631 में फ्यूचर लॉन्ग कर लिया और मैं सेफ कहां तक हूं, ऊपर 1800 तक, और नीचे 31 रुपए से ज्यादा अनिल जी कुछ भी हो जाए। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज कैसे रहे और बाद के 15 डेज कैसे रहे। अच्छे से अच्छा स्टॉक अनिल जी 100 रुपए टूटा है। तो अनिल जी वो डर होता है ना, उसको देखिए, हादसा 6 महीने में एक बार होगा, ऑप्शन का हादसा 6 हफ्ते में एक बार होगा, लेकिन वो आप सोचते हैं कि मेरे को इस बार पता चल जाएगा, मैं तो बहुत अच्छे स्टॉक में हूं कि मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी हो जाता है। तो जी पहली चीज जो मेरी होती है, जितना भी मुझे कन्विक्शन हो इधर साइड की, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, तो मैं ये ट्रेड फिर ऑप्शन से ही लूंगा। इन द मनी कॉल ले लूंगा, डीप इन द मनी। 1600 की कॉल लेनी है, 1700 की 2 बेचनी है, कॉस्ट है 30-31 रुपए, मीन 1631 का फ्यूचर का भाव वही चल रहा है। 1700 अगर क्रॉस करेगा अनिल जी तो मेरा पीक प्रॉफिट होगा और मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में एक अच्छा 50 रुपए का मूव HDFC बैंक में आ सकता है, HDFC में भी आएगा। तो दोनों की एक ही बात है, क्योंकि इन टैंडम ही चलते हैं। एक ट्रेड ये है अनिल जी। जहां रही बात वीकली एक्सपायरी की, तो वीकली एक्सपायरी में अनिल जी मुझे लगता है कि जो निफ्टी की रेंज है 17,800 नीचे में और 18,300 ऊपर में, अब ये ऊपर की तरफ की रेंज बाउंस बैक के बाद आ चुकी है। तो 17,800 या 18,000 के आसपास के लेवल के लिए मुझे एक बियर स्प्रेड है। 18,200 की अनिल जी एक पुट लेनी है, 18,000 की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 34 से 35 रुपए। फिर रिपीट करता हूं, 18,200 की एक पुट लेनी है, 18,000 की 2 बेचनी है, 35 रुपए कॉस्ट आएगी। मेरा जैकपॉट लगेगा 18,000 पे। 100-150 पॉइंट्स की करेक्शन अनिल जी आ सकती है, मतलब 17,800 से नीचे नहीं लगता, लेकिन 18,300 से ऊपर भी नहीं लगता। तो इस रेंज में अभी ऊपर की तरफ है, तो मैं ये बियर स्प्रेड लेना चाहूंगा। सेफ कहां तक है, 17,800 तक, जो कि एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सपोर्ट है, पिछले गिरावट में भी नहीं टूटी और अभी भी एज ऑफ नाउ नहीं लगती अनिल जी, ये वीकली स्प्रेड है। तो ये बियर स्प्रेड है। दूसरा बैंक निफ्टी अनिल जी, बैंक निफ्टी का भी बियर स्प्रेड है। अभी चल रहा है बैंक निफ्टी 43,140-45। मुझे 43,000 की एक
पुट लेनी है और 42,600 की, वहां से 400 पॉइंट नीचे की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 20 रुपए, 22 रुपए, 21 रुपए ऐसे। तो अनिल जी 20 रुपए लगा के नीचे मैं 42,200 तक सेफ हूं। अगर 200-400 पॉइंट की गिरावट अगले 4 दिन में किसी वजह से आ सकती है तो अनिल जी ये फिर 20 रुपए, 200 रुपए हो सकते हैं, जो पिछली बार भी बैंक निफ्टी में हुए थे और बहुत अच्छा स्प्रेड रहा था। तो अनिल जी दोनों बियर स्प्रेड हैं इस रेंज में। अनिल जी बियर स्प्रेड में अगर नीचे में डबल बेच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी मंदी नहीं है। डबल बेचने का मतलब, आप कई बार पूछते हैं कि बात अच्छी करके बियर स्प्रेड क्यों दिया, तो उसका आंसर मैं पहले ही दे रहा हूं। तो अनिल जी बियर स्प्रेड इन निफ्टी, बियर स्प्रेड इन बैंक निफ्टी, इनमें जितने पैसे लगाए हैं 2 या 3 गुने होने चाहिए। और वीकली मंथली एक्सपायरी के लिए अनिल जी एचडीएफसी बैंक। ये है आपके लिए ढेर सारी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता दूं कि आशु सर ने क्या क्या बताया। पहले तो एचडीएफसी बैंक बोल रहे हैं आशु सर, एचडीएफसी बैंक है, नॉट एचडीएफसी, राइट? एचडीएफसी बैंक का आपको हाँ जी अनिल जी 1600 रुपए वाला एक पुट खरीदना है, और 1600 रुपए वाला एक कॉल खरीदना है, और 1600 और 1700 वाले 2 कॉल बेचने हैं। कुल मिलाकर देने होंगे 31 रुपए। अभी ऑलरेडी 1625-27 चल रहा है, तो मतलब एक तरह से आपका सेम भाव पे, फ्यूचर के भाव पे आपकी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बन गई। दूसरा निफ्टी 18,200 का एक पुट खरीदना है, 18,000 के 2 पुट बेच देने, 35 रुपए लगेंगे इसमें, ये आपकी बेयर स्प्रेड होगी। तीसरा बैंक निफ्टी 43,000 का एक पुट खरीदना है और 42,000 के 2 पुट बेचने, 23 रुपए में ये स्ट्रेटेजी आपकी होगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा तो पैसा बनना शुरू हो जाएगा। इसमें H2O जैसे लिक्विड ऑक्सीजन टाइप हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी घटेगा कैसे, बैंक निफ्टी घटेगा तो एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा कैसे। तो परफेक्ट हेज भी होगी आपके लिए, दोनों ही आशु सर की तरफ से। तो ये है आपके लिए 3 बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके लिए आती है। आइए अगला बिल्कुल तैयार है किरण जाधव साहब के लिए। किरण जी है कि हाँ, किरण जी हैं बिगुल के साथ। किरण जी का क्या किया जाए स्वागत। किरण जी सुस्वागतम, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बताएं, लंबी छुट्टी मार के आए हो आप? अनिल जी सुस्वागतम नहीं है, यानी मैं इनडायरेक्टली जुड़ा ही था, मैं देख रहा था कंटिन्यूअसली। हाँ। पर एक हफ्ते का बिल्कुल छुट्टी ले ली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आशीष सर ने कितने लिए? डेढ़ हफ्ते की छुट्टी ली है। ओके, आशीष सर की छुट्टी में तो मार्केट बढ़ रहा था तो हमें इतना एतराज नहीं है, लेकिन आपकी छुट्टी में मार्केट बढ़ रहा था तो हमें एतराज है, ऐसा है। बताइए किरण जी, बताइए जी। अनिल जी पहले तो आपको, दीप को, सभी पैनल्स को, सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई है। और मेरा लॉन्ग कॉल रहेगा टाटा पावर पे। तो ऑप्शन के जरिए ये लॉन्ग का कॉल क्रिएट करने की सलाह होगी। 215 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। अभी 5 रुपए 35 पैसे के आसपास मिल रहा है, यही लेना है। आपका स्टॉप लॉस 3 रुपए 80 पैसे का रहेगा और पहला टारगेट 7 रुपए 80 पैसे, 9 रुपए 30 पैसे दूसरा टारगेट। 3 से 4 दिनों का ये ट्रेड रहेगा अनिल जी। ओके, 3 से 4 दिनों के लिए टाटा पावर का ऑप्शन खरीदारी करने की राय आपके लिए आती किरण जी की तरफ से। यहाँ पर ऑप्शन के जरिए आप कर सकते हैं तेजी। बढ़ते आगे और एक बेहद इंटरेस्टिंग स्पेस है जो जबरदस्त एक्शन में है, और वो है टोल कलेक्शन से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां। आज सारे के सारे स्टॉक्स बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। किसी का मानना है कि भाई बजट के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में खरीदारी होती है, किसी का मानना है जनवरी का महीना यही होता है। लेकिन नूपुर हमारे साथ जुड़ रही हैं वो सारे डेटा लेकर जिनके दम पर इन सारे शेयरों में हो रही तेजी। नूपुर बताइए क्या है डेटा? बिल्कुल सर, शेयर भी भाग रहे हैं और शायद लोग भी इतने भागे थे दिसंबर के महीने में कि टोल कलेक्शन हाईएस्ट लेवल पे आते दिखाए। टोल टैक्स पे जो लाइनें लगी रहती है, हाँ, जबरदस्त। ये तो तब हाल है जबकि आपका सारा मैक्सिमम फास्टैग हो गया है ना, और जो बिना फास्टैग वाले उनके लिए डबल पैसे लगते हैं। फिर भी ये हाल है, सोचो। तो पुराने जमाने वाला फास्टैग वाला नहीं होके अगर कैश लेन देन वाला होता और लंबा, तो मतलब वीकेंड तो लोगों का टोल नाके भी निकल जाता है ना, नया साल वही मनाते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत जबरदस्त। बताइए क्या क्या डिटेल्स लाई हैं आप? बिल्कुल सर, दिसंबर के महीने में करीबन 34% का फास्टैग के थ्रू जो टोल कलेक्शन हुआ वो बढ़कर हुआ है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो, और पिछले महीने से भी अगर हम कंपेयर करें तो 6% की ग्रोथ नजर आएगी। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर अभी हमने देखा दिसंबर के महीने में टोल कलेक्शन आते हुए। अक्टूबर के वैल्यू निकाले, पुल आउट तो करीबन 4,450 करोड़ के आसपास का टोल कलेक्शन था। नवंबर के महीने में 4,600 करोड़ के आसपास था और दिसंबर में
300 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर 4,950 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता है। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ काउंट होते हैं, कितनी बार फास्टैग आपका रिकॉग्नाइज हुआ है टोल कलेक्शन के लिए, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में 28 करोड़ के आसपास था, नवंबर में 29 और दिसंबर के महीने में 31 करोड़ के ज़्यादा। तो इसका मतलब यही है कि ज़्यादा गाड़ियाँ या तो कलेक्शन दे रही है या फिर ज़्यादा लोग घूमने निकले। और एवरेज दिसंबर का निकाले तो जो डेली फास्टैग कलेक्शन है वो करीबन 168 करोड़ के आसपास है, और जो काउंट आता है वो 1 करोड़ के आसपास आता है। अभी कंपनीज का डेटा आना बाकी है, वो भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन अक्रॉस इंडिया टोल कलेक्शन में करीबन 34% का उछाल है इस महीने। माय गॉड, 34% साल दर साल। और पिछले नवंबर के महीने में मुझे याद है 39% आईआरबी का टोल कनेक्शन बढ़कर आया था, राइट? यस सर। 40% का साल दर साल अगर टोल कनेक्शन बढ़ेगा, इमेजिन गजब। तो और ये डेटा सारी कंपनियों के मिला के किस तरह सारी कंपनी का मिला के गवर्नमेंट वेबसाइट से इसे मैंने लिया है डेटा। तो टोल कलेक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं, जरा एक बार नजर डालें। आईआरबी इंफ्रा, ओ माय गॉड, 8% के ऊपर है। एमईपी इंफ्रा 5% ऊपर नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पर भी 5% का ही सर्किट है लगता है, ओके। तो 5% के आसपास की तेजी यहाँ पर दिख रही है। बाकी स्टॉक्स भी जबरदस्त एक्शन में आपको लग रहे हैं, सर्किट पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखे। एनसीसी, हाँ, यहाँ पर भी 8-9% है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। बिल्कुल, सारे रोड डेवलपर्स इस पर रखिए आप नजर, बढ़िया एक्शन बना है। आईआरबी इंफ्रा, इसकी चार्ट पर भी एक व्यू तो बनता ही है, क्योंकि स्टॉक इतने जबरदस्त एक्शन में रहा भी है। सुमित जी जरा देखें सर, आईआरबी इंफ्रा का चार्ट क्या करना है इसमें। गुड आफ्टरनून, बताएं। सुमित जी, सवाल आपके लिए था सर, आईआरबी इंफ्रा। हाँ दीपांशु, अभी आवाज आई मुझे। दीपांशु देखिए, आईआरबी इंफ्रा के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, चार्ट बहुत स्ट्रांग है। करीब करीब 250 के लेवल से आईआरबी इंफ्रा में मैंने बाय का व्यू दिया हुआ है, और अभी भी मुझे लगता है कि आईआरबी इंफ्रा यहाँ से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 315, 320 ये आईआरबी इंफ्रा की इमीडिएट शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। 320 का लेवल एक बार निकलते ही स्टॉक के अंदर और ऊपर का मूव बनेगा, और 340 से 350 रुपए तक का मूव आईआरबी इंफ्रा में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। 300, 302 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 320 का पहला टारगेट है, उसके बाद 340 रुपए तक के लेवल आईआरबी इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा, इस पर रखनी है आपको नजर, और नजर इसलिए भी रखिए क्योंकि ये हमारी दिवाली पिक थी अनिल जी। दिवाली के दिन 237 रुपए का ये काउंटर था, तब हमने रेकमेंड किया था 350 से 500 तक के टारगेट 1 से 1.5 साल में। वो 315 तो अभी आ गया है। बिल्कुल दीप, 32% रिटर्न है दिवाली से। अभी भी होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपको आ रहे हैं जी। जीएसटी कलेक्शन देखें ना, दो जीएसटी कलेक्शन से आपको काफी कुछ अंदाजा लग जाता है कि कितना मूवमेंट गुड्स का हो सकता है, क्या एग्जैक्टली। तो ये डायरेक्टली कोरिलेशन एक तरह से आप देख सकते हैं, दोनों नंबर मैच कर रहे हैं आपके। करेक्ट, वहां पर भी इसी तरह की ग्रोथ आ रही है और यहाँ भी इसी तरह की ग्रोथ आ रही है। तो आई थिंक और इस बार के तो नंबर्स तगड़े आने ही आने हैं, कोई सवाल ही नहीं। मुझे लगता है 350 का जो टारगेट है उसके नज़दीक तो पहुंचा ही था, मेरे ख्याल से 335-38 तक तो ऊपर पहुंचा था। फिर भी होल्ड करना चाहिए। साल भर के हिसाब से आपका व्यू है, आराम से रखिए, हड़बड़ी जल्दबाजी मत कीजिए। बाय ऑन डिप्स का रखिए। अभी जब पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मार्केट खराब हुआ तो मेरे ख्याल से 275-80 तक भी आया था। तो तब ये जब भी किसी खराब दिन आपको मौका मिले, 2-4-5 दिन मार्केट खराब हो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए और आराम से, हाँ, 350 के आसपास आए, थोड़ा आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वापस से आप नीचे के लिए जगह बना कर रखें, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में है तो बढ़ा रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले हफ्ते 15% रैली कर चुका है। अच्छा, पिछले हफ्ते ऑलरेडी चल चुका है। हाँ, वही हो गया ना, 270 आया था। हाँ, 270 से 15% करीबन हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात। वही ना, मार्केट का मूड माहौल ठीक होते ही वापस से आप वो पुराने प्राइसेस आते हुए देखते हैं स्टॉक्स में, वैसा है। तो बढ़िया है, चलिए, अच्छा है। ओके, तो ये है आपके लिए आईआरबी इंफ्रा, जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 176 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज। रेन के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक किया है। स्टॉक 200 डीएमए लेवल ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि रेन के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जस्ट अभी मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है।
कि उन्हें डीएमए के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिल जाता है तो रेन इंडस्ट्री के अंदर आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर यहाँ से 5 से 7% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 170, 171 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 171 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 182 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 185 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। इसी हफ्ते में ये लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें रेन इंडस्ट्रीज 171 के नीचे का स्टॉप लॉस 182, 185 के टारगेट के लिए। ओके, तो रेन इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जहां पर 182 और 185 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त, और 171 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस भी इस पर करेगा फोकस। ओके, तो एक्शन में ये स्टॉक आपके सामने है ही। आइए कुछ और शेयर जहां पर भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जरा इन पर भी राय हमारे एक्सपर्ट से ले ली जाए। और आज के स्टार परफॉर्मर वैसे तो सारे के सारे मेटल स्टॉक से लेके हिंदुस्तान कॉपर, ये एक और स्टॉक है। वागले साहब, जरा इसके चार्ट्स पर आपको नजर डालनी है, राय देनी है। 116 के आसपास ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्या किया जाए? अनिल जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें है। ऑलरेडी ये स्टॉक 6% के आसपास ऊपर है और मुझे लगता है और भी अपसाइड है। 122 तक के स्टॉक जा सकता है। हाँ, अगर आज ड्यूरिंग द डे लेना था तो 111, 112 में राइट एंट्री लेवल्स होते। अभी 116 के आसपास है, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा हल्का सा नीचे आता है तो बाय करें। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पोजिशनली मैं तो ये लेवल पे भी बाय करने को तैयार हूँ। 122, 123 अगर क्रॉस करता है या 130 तक भी जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 110 के नीचे का होना चाहिए। ओके, तो 110 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ हिंदुस्तान कॉपर, इस पर करें आप फोकस। मेटल्स के लिए आज बढ़िया दिन हो रहा है। टाटा स्टील देखिए किस तरह से मोमेंटम में आ रहा है। आज ओपनिंग के बाद पहली कॉल थी हिमांशु जी की तरफ से और वहां से देखा है हमने टाटा स्टील में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। 120 का लेवल आपको इस समय टाटा स्टील पर आते हुए दिखेगा। बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। ये कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बार कुणाल जी से भी पूछा जाए। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं सर, टाटा स्टील 120 का लेवल आ गया, अब क्या करना है इसमें? देखिए दीपांशु, आज मैंने और राकेश जी ने सवेरे शुरुआत में खरीदारी की राय दी। स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया और अभी भी इसमें काफ़ी हेडरूम बाकी है। तो जो मेजर लेवल है चार्ट पर वो 126 रुपए के आसपास अगला बड़ा पड़ाव नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बांध लें। अगर थोड़ा सा पोजिशन रखने का मादा है तो होल्ड करें। मुझे लगता है 125-26 के भाव भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील, जहां पर आपको मोमेंटम आ रहा है। चाइना की रीओपनिंग और उससे पूरे के पूरे मेटल पैक में आज आपको बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। टाटा स्टील ने सेल देख लीजिए, 7% ऊपर आज सेल आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सुमित जी के भी रेडार पर रहता है, रिसेंटली बाय कॉल भी आता है। सुमित जी, ये तो अब 90 के लेवल आ गए सेल पर। पंचू, देखते देखते स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनते जा रहा है और धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे से 15 रुपए का तेजी दिखा चुका है पिछले 5-1 दिनों के अंदर। अभी ये 90 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक फिर से अब 3 डिजिट के अंदर देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर 2022 में हमने देखा है। लोअर लेवल पे स्टॉक में नीचे में सपोर्ट दिखा है, तो 22 का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 90 के ऊपर आते मिल जाएगा और 23 के अंदर 2023 में ये स्टॉक के अंदर 100 रुपए के ऊपर के लेवल तो देखने को मिलने ही चाहिए, जो कि स्टार्ट के 1-1.5 महीने में देखने को मिलेंगे और उसके बाद और ऊपर का मूव सेल में देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 83 के पास लगाए, 90 के ऊपर 95 से 100 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के सेल के टारगेट होंगे। इसका दिन है आज। वायदा कारोबार के 5 टॉप गेनर्स हैं और 5 के 5 मेटल से जुड़े सेक्टर्स ही हैं आपके लिए। इनफैक्ट क्यों आ रही है इतनी बड़ी तेजी मेटल्स में, क्या है बाजार का नजरिया, आइए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी जानी जाए। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं मेटल्स पर इतना खास फोकस क्यों? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर आप देखें तो लाइफ हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पूरे मेटल स्टॉक्स में, पूरे मेटल पैक में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन फेरस स्पेस यानी स्टील से जुड़ी जो कंपनीज हैं यहाँ पर आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल इसके कारण देखें तो सबसे पहली बात कि लंबे गैप के बाद अब कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। 26 से लेकर 31 दिसंबर के बीच काफी सारी मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने 600 से लेकर 3000 रुपए प्रति टन जो है कीमतें प्रोडक्ट्स में बढ़ाई है। इनफैक्ट सबसे पहले जो शुरुआत है वो जीएसपीएल ने भी की थी, करीब 1100 रुपए प्रति टन की जो है लॉन्ग प्रोडक्ट्स में कीमतें बढ़ाई थी। इसके बाद सेंटिमेंट काफी हद तक सुधरा है। पहले इससे पहले हम
देख रहे थे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी, डोमेस्टिक डिमांड स्लो डाउन थी, चाइना में कंसर्न्स थे, तो सेंटिमेंट पूरे मेटल पैक के लिए काफी खराब था। अब जैसे कि सेंटिमेंट्स अगर आप देखें तो चारों तरफ से काफी हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, एनएमडीसी भी देखें तो लगातार 2 बार से कीमतें ऑलरेडी बढ़ा चुका है। नवंबर में करीब 300 रुपये प्रति टन बढ़ाई थी, इस बार आज का जो अपडेट है इसमें अनुमान था कि 500 से 600 रुपये प्रति टन जो है कीमतें बढ़ेंगी, तो ये हो गया है। साथ में अगर आप देखें तो बढ़िया बात ये भी कि जो पिग आयन है इसकी भी डिमांड काफी टाइम तक म्यूटेड थी, अब यहाँ पर भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मॉयल की तरफ से भी अपडेट आया कि मैंगनीज ओर की जो कीमतें हैं इन्होंने 15% तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन फायदा इनको ज्यादा देखने को मिलेगा स्टील कंपनीज को। Q3 में नहीं होगा, Q4 में ज्यादा आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक जो है इनके पास जो कोकिंग कोल का भंडार है वो थोड़े से हाई प्राइस का है, लेकिन अब अगर आप देखें तो इन्वेंट्री थोड़ी सी घटेगी और Q4 में जो कोकिंग कोल की कीमतें घटी हैं इसका भी बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आपने राइटली कहा कि चाइना की जो रीओपनिंग होती है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको मेटल स्पेस पर देखने को मिलता है। और आज बढ़िया बात यह भी होगी कि जेफरीज की तरफ से भी कवरेज आगे देखिए, टाटा स्टील पर अपग्रेड कर दिया गया, लक्ष्य इन्होंने 95 से बढ़ाकर 150 कर दिया। हिंडाल्को पर देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया और लक्ष्य में 390 से सीधा बढ़ाकर 600 कर दिया, जिसके चलते हम देख रहे हैं आप तमाम फेरस स्पेस के स्टॉक्स देखें, टाटा स्टील है, सेल, एनएमडीसी, मॉयल, जेएसपीएल, इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज, यहाँ पर बड़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन दीपांशु, एक स्पेस ऐसा है जहां पर अभी तक ये रैली पूरी तरीके से आई नहीं है, वो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज, क्योंकि अगर स्टील कंपनीज की मांग बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं तो इनको भी डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड और एचईजी ये 2 स्टॉक भी आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। ओके, तो ये है वो सारे के सारे मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर, और इस एक्शन को अभी आशु मदान साहब भी एक्नॉलेज कर रहे थे कि मेटल शेयरों में कमजोरी खत्म, तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा। आइए सेठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उससे पहले एक बिगुल जल्दी से वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेटल स्पेस में मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखती है और ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन होगा नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, जिसने आज एक मल्टीपल 3 टॉप्स को क्रॉस किया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न से ये निकला है। करंट भाव 84-84.50 के आसपास है। जायंट फ्यूचर्स के ये लेवल्स है, यहाँ पर बाय करें। 82-82.50 तक नीचे आता है तो ऐड करें। 79 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ये पोजिशनल कॉल है। 92 to 94 तक के टारगेट्स आपको 2 से 3 दिन में दिख सकते हैं। 10 से 12% की मूव में देख रहा हूँ, अगले 2 से 3 दिनों में आनी चाहिए। को है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई मेटल शेयरों में धूम मची है। स्टॉप लॉस 79, 92, 94 के टारगेट के लिए। आइए मुलाकात की जाए सेठी साहब से। सेठी साहब, स्वागत है आपका। आपका फ्राइडे का मेटल स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। मेथन अलॉयज मुझे याद है, फ्राइडे था या थर्सडे था, 2 दिन की छुट्टियों में मैं सोया बहुत, तो हो सकता है थर्सडे हो, मतलब लंबा हो गया हाँ। तो लेकिन उसके लिए बधाई। बताएं सर, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, मेटल स्टॉक्स मेरे रडार पे पिछले वीक के आए थे। थर्सडे को मेथन अलॉयज दिया था 995 के लेवल्स पे, जो अभी 1055-60 के लेवल्स आ गए उसके। और बाकी भी जो गोदावरी पावर की सुबह मैंने बात करी थी उसमें भी बहुत अच्छी तेजी बनी है, तो सभी मेटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। क्या अनिल जी, आज जो 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक F&O का स्टॉक है। और जो कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह, स्टॉक का नाम है संघवी मूवर्स, जो अभी 325 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी क्रेन हायरिंग कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ये करीबन 390 क्रेन्स की फ्लीट ओन करती है और हाइड्रोलिक और क्रोलर क्रेन्स प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। ये सेक्टर भी आज फोकस में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो उसको जो कंपनियां मदद करती है उनमें भी एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 45% से ज्यादा का इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और क्लाइंट की लिस्ट भी शानदार है। अडानी है, फिर BHEL, JSW स्टील, अंबुजा सीमेंट, IOC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इन सब को कैटर करती है, तो एक जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 28 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 4 करोड़ का पैट था। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 19-20 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है। तो मेरी राय में इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 350 का, स्टॉप लॉस रखना है 320 रुपए का। ओके, 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 350 के टारगेट के लिए
यहाँ पर करें खरीदारी। सांगवी मूवर्स, ये है वो स्टॉक जहाँ पर सेठी साहब हैं पॉजिटिव और बुलिश। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक F&O स्पेस से अनिल जी, आज मेटल सेक्टर की चर्चा हो रही है, तो एक स्टॉक जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है मेटल्स में तेजी का, स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज। आपका भी पसंदीदा स्टॉक रहा है अनिल जी। ये 177-78 के लेवल पे जनवरी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। भारत की एक दिग्गज कैल्साइंड पेटकोक बनाने वाली कंपनी है, जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। 2 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है। और जिस तरह से हम मेटल सेक्टर में तेजी देख रहे हैं, खास करके एल्यूमिनियम में, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट इस रेन इंडस्ट्री जैसे कंपनी को होता है, बिकॉज इनके जो कैल्साइंड पेटकोक के प्राइसेस है वो एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जबरदस्त डिमांड और जबरदस्त प्राइस की वजह से इसको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अनिल जी, इसके पास सीमेंट का भी अच्छा खासा कारोबार है। 4 मिलियन टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। प्रिया नाम का एक पॉपुलर ब्रांड है और इनके जो प्लांट्स है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही बहुत ही अच्छी थी। 429 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 268 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है। 4 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो 190 की बुक वैल्यू के सामने ये 176-77 के लेवल पे ट्रेड करता है, मतलब इवन लेस देन बुक वैल्यू, 0.9 टाइम्स बुक पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और FIS का भी अच्छा खासा भरोसा है, करीबन 17% स्टेक ओन करते हैं। और बाजार के जो दिग्गज एक नामी निवेशक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर मोहनीश पाबराई, वो इसमें 8.82% स्टेक ओन करते हैं और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को भी मेटल्स की तेजी के साथ जोड़ना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 190, स्टॉप लॉस रखना 170 का। ओके, 190 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस। रेन इंडस्ट्रीज, सुमित जी की तरफ से आप धन्यवाद भी स्वीकार करें सेठी साहब। अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी ने भी रेकमेंड किया है। एंड ऑफ कोर्स सांगवी मूवर्स कैश कॉल, ये भी खरीदारी करें, 350 का टारगेट। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। आइए फिर लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, अमेरिकी फ्यूचर्स तो बंद है, आज हम अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। एशिया में सिर्फ कोरिया खुला था जो ½ % नीचे बंद हुआ। यूरोप में फ्रांस और जर्मनी खुले हुए हैं और अच्छी तेजी है, 1.5% ऊपर फ्रांस, 1% ऊपर जर्मनी। कच्चा तेल भी आज ट्रेड नहीं कर रहा है, तो वहां से कोई संकेत नहीं है। रुपया हमारा स्टेबल है। तो ग्लोबल संकेतों को ज्यादा कुछ है नहीं। हमारे बाजार अच्छी हैं, थोड़ा सुबह के ओपनिंग लेवल से थोड़ा नीचे आए, बट होल्ड कर रहे हैं। क्या करना है सर? देखिए 18,200 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, क्योंकि 18,200 के पुट पर 76 लाख शेयर्स हैं और कॉल्स पर 1 करोड़ 3 लाख शेयर हैं। यानी कि 18,200 को पार करके टिकेंगे तो फ्रेश मजबूती होगी। और जिस तरह के संकेत हैं उसको देखकर लगता है कि आज 18,200 के ऊपर पार करके बंद होने के मूड में नहीं है। तो आपके लिए अपसाइड 50 पॉइंट की और है। डाउन साइड कितनी हो सकती है? डाउन साइड भी 18,100 के नीचे की नहीं दिख रही है। और आप देखिए पिछले 4 सेशन ऐसे हो गए जो आप 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो आज 5वां सेशन ऐसा होगा ही कि 18,100 के ऊपर आप बंद होंगे, उसके आसपास बंद होंगे, अगर नीचे आए तो भी। सो ब्रॉडली रेंज जो नजर आ रही है निफ्टी की 18,100 18,200 दिख रही है। 18,100 के पुट पर 75 लाख शेयर हैं। सो 18,100 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। सो 18,100 के आसपास आए तो खरीदारी करनी है, 18,200 के आसपास आए तो बिकवाली करनी है। इसी रेंज में 100 पॉइंट में ही आपके लिए बाजार बंद होकर रह जाएगा। कोई खास बड़ा ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। फिर भी बिना किसी संकेत के अगर ऊपर नीचे होने का मन हो ही जाए बाजार का, तो 3 बजे तक अगर 18,100 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 18,075 18,025 हो सकता है, संभावना कम है। 3 बजे तक 18,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो 18,250 18,265 तक जा सकता है, संभावना यहाँ भी कम है। सो पूरे चांस ये 18,100 18,200 के रेंज में आप टाइम पास करके खत्म हो जाएंगे। सो अगर ऊपर आए तो 18,200 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, और नीचे आए तो 18,100 के आसपास शॉर्ट कवर करके आप फिर से वेट करिए। सिंपल सी चीज़ है। अब आइए बैंक निफ्टी। 43,000 मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक 43,000 के ऊपर आप हैं तब तक चिंता की बात नहीं। 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में वहाँ पर है और 43,000 के ऊपर अगर आप बंद होते रहें तो बहुत अच्छा है। और गलती से अगर 43,000 तोड़ दें आप 3 बजे के पहले, तब भी आप 42,800 नहीं तोड़ेंगे, ये भरोसा रखिए। 42,825 850 आपके लिए नेक्स्ट मजबूत सपोर्ट जोन होगा। तो रिस्क आपको पता है कितनी है। ऊपर में 43,200 43,300 बड़ी रुकावट की रेंज है। आज उसके ऊपर आप बंद नहीं हो पाएंगे। ऐसा अपसाइड भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। पहले तो 2 बजे मुझे लग रहा था कि बढ़िया एकदम खरीदने का लेवल आ रहा है इस रेंज में, लेकिन अब मैं खरीदने के लेवल को लास्ट लेवल पे लेना चाहता हूँ कि 42,850 के आसपास लेना ज़्यादा ठीक है।
18,075 18,100 के आसपास लेना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत रेंज बाउंड हो गए। दोनों तरफ की जो पोजीशन बनी ना, वो हड़बड़ी में आपको ट्रेड करने के लिए मना कर रही है। बेचना है तो भी लेवल का इंतजार करके बेचें, और खरीदना तो भी। बेचने के लिए जो लेवल है बैंक निफ्टी में 43,225 से 43,375 की रेंज का है। सो 43,300 राउंड फिगर में मान लें, उसके आसपास आए तब बैंक निफ्टी बेचिए। नीचे में 42,850 925 के आसपास आए तब लीजिए। सो आई थिंक रेंज बाउंड ट्रेड है, कोई खास ऐसा बदलाव होता दिख नहीं रहा, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, ये डेटा में साफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बड़ा ट्रेड है नहीं। रेंज में पहले जहां पहुंचे उसके हिसाब से काउंटर ट्रेड लेना है। पहले नीचे आ जाए तो पहले खरीदिए, पहले ऊपर आ जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है सर, तो चलिए ये है इस समय की अनिल जी की स्ट्रैटेजी। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। थोड़ी देर में नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले, उनकी भी कॉल लेंगे। उससे पहले एक बिगुल चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है जीएमआर इंफ्रा के अंदर देखें तो इसने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों एवरेज को एक साथ काटा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर जीएमआर इंफ्रा का है, ये परफेक्ट लॉन्ग कैंडिडेट है, परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। 40 रुपए 85 पैसे के राउंड चल रहा है कैश के अंदर। 42 प्लस के लेवल से गोली की तरह दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत ज़बरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है और साथ में वॉल्यूम एडिशन है, ये स्टॉक 44 साढ़े 44 के स्तर फ्यूचर्स में छूने की ताकत रखता है। हमारी खरीदारी की राय है 98 नीचे, यानी कि आप 40 रुपये 50 पैसे पर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 42 रुपये 50 पैसे का, इवेंचुअल टारगेट 43 रुपये 25 पैसे का। तो 42.5 और 43.25 के 2 लक्ष्यों के लिए खरीदारी की राय है जीएमआर। ओके, तो जीएमआर इस पर रखनी है आपको नजर। एक्शन में आ सकता है ये काउंटर। स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या एक्शन देख रहे हैं बाजार में, क्या होगी स्ट्रैटेजी? देखिए, इस लेवल पे 18,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 130 में मिल रही है। 18,100 स्लाइटली इन द मनी हो गई, 130 131 में मिलती है। इसका स्टॉप लॉस होगा आपको 100 रुपए का, और इसके टारगेट होंगे 160 165 रुपए का। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट जो 45 मिनट्स हैं उसमें बाउंस आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक करेक्शन के बाद रुक करके फिर हल्का बाउंस दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेवल लिया है मार्केट ने और बाउंस क्लोजिंग में आ सकती है। तो 18,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसके टारगेट 160 165 होंगे, और स्टॉप लॉस होंगे इसको 100 रुपए का। 100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर खरीदारी करनी है निफ्टी में आपको, तो चलिए बाय कॉल निफ्टी में आता हुआ नितिन जी की तरफ से आपके लिए। आइए बढ़ते आगे हैं और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लेकर आते हैं। ब्यूटी और बेबी केयर जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली ममाअर्थ ने अपने आईपीओ के लिए तगड़े वैल्यूएशंस मांगे हैं। डिटेल्स लेते हैं, नूपुर हमारे साथ है। नूपुर, पहले तो ये बताइए कि इसका नाम कैसे लेना, ममाअर्थ, मामाअर्थ, क्या कहना, क्या मतलब, कैसे इसका उच्चारण किया जाए? मामाअर्थ सर। मामा, मम्मी का भाई मामा हो? हाँ। या मम्मा? इसकी जो फाउंडर है, अगर उनसे स्टोरी सुनेंगे हाँ। तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो तो बोलती है जब वो प्रेगनेंसी में थी तो उन्होंने इसलिए इसका नाम दिया था। हाँ, तो मम्मा अर्थ टाइप हो गया ये। ममा अर्थ, मम्मी वाला मम्मा ना। हाँ। तो मम्मा, ओके। Okay. अंग्रेजी इज वेरी फनी लैंग्वेज। Very. ओके। तो ममाअर्थ, हाँ बताइए क्या है डिटेल्स? तो सबसे पहले तो आईपीओ आने वाला है कंपनी का। कंपनी की जो पेरेंट एंटिटी है होसाना कंज्यूमर लिमिटेड, उन्होंने आईपीओ के पेपर्स फाइल कर दिए। साइज जो अनुमान आ रहा है वो 3,000 करोड़ के आसपास का आ रहा है। मार्च में खुल सकता है आईपीओ। करीबन 400 करोड़ का ओएफएस होगा।
प्रमोटर्स जो वरुण और गजल है वो दोनों अपना स्टेक बेचने वाले हैं। सोफिना वेंचर्स, कुणाल भेल, शिल्पा शेट्टी, ऋषभ, हर्ष मारीवाला जैसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अपना हिस्सा इस OFS में बेचेंगे। सिक्योर कैपिटल जिसने जनवरी 2022 में कंपनी में पैसे लगाए थे वो OFS का पार्ट नहीं होंगे, वो भाग नहीं लेने वाले। अब कंपनी के बारे में बता देती हूँ कि कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं करती है, कुछ भी नहीं बनाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कंपनी की, पूरा का पूरा आउटसोर्स करती है। एडवर्टाइजिंग बेसिस पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। 400 करोड़ का एडवर्टाइजिंग खर्चा पिछले साल कंपनी ने किया था। हालांकि कंपनी की जो आय है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आई है, 110 करोड़ की थी FY20 में, वो करीबन 950 करोड़ की हो गई FY22 में। और फर्स्ट हाफ की देखें तो करीबन 750 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने की थी। अब इम्पॉर्टेंट सवाल, मुनाफा कितना करती है? तो FY22 के पहले तक तो लॉस मेकिंग थी, FY22 में 14 करोड़ का मुनाफा किया था, इस साल अब तक 4 करोड़ का किया है। एस्टिमेट है कि आने वाले 2 साल में 25 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी करेगी। तो वैल्यूएशंस 25 करोड़ का मुनाफा 2 साल बाद होगा, मतलब FY24 में हो सकता है। हो सकता है। अभी इस साल कितना हुआ है? अभी तक 4 करोड़। 4 करोड़ पहले शुरुआती 6 महीने में। हाँ सर, 6 महीने के आए होंगे ना आंकड़े अभी तक तो? हाँ, 6 सितंबर महीने तक के। हाँ। और कितना मार्केट कैप, कितना वैल्यूएशन बना रही है? वैल्यूएशन जो मांग रही है कंपनी वो 24,000 करोड़ का है। और जो लास्ट फंडिंग हुई थी, बताया आपने, वापस बताइए। फर्स्ट हाफ का 4 करोड़ और पिछले साल 14 करोड़। फर्स्ट हाफ का 4 करोड़ और 4 करोड़ का आप 10 करोड़ भी गिन लो पूरे साल का। 10 करोड़ का। हाँ वो ये सच्ची में 2400 गुना। अभी तो और एक और भी कुछ है इंटरेस्टिंग सर। जब जब फंडिंग की थी, कंपनी ने फंडिंग उठाई थी सिक्योरा कैपिटल से जनवरी 2022 में, जो पिछले साल स्टार्टिंग में, तो 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया था और वो सीधा अब 24,000 करोड़ हो गया। रेवेन्यू में कोई इतना फर्क नहीं आया 1 साल में। अब सवाल ये है कि अगर 10 गुना से भी ये कंपनी बढ़ती है आने वाले 10 साल में, तब जाके 100 के PE पे ये ट्रेड करेगी 2033 पे। अभी फिलहाल 1700 टाइम्स का वैल्यूएशन कंपनी ने मांगा है। सर HUL से कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है और सिमिलर कैटेगरी में, क्योंकि नायका से कंपेयर करना थोड़ा अजीब होगा क्योंकि नायका एक प्लेटफॉर्म है। मामाअर्थ तो ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स बेचता है, अपने ब्रांड, अपने नाम से ब्रांड, अपने ही नाम से खाली बनवाते जॉब वर्क पे। हाँ, और प्लेटफॉर्म्स पे बेचते हैं, स्टोर्स में टाई अप किया हुआ है तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो अगर HUL से कंपेयर करें तो 60-65 टाइम्स का वैल्यूएशन आता है HUL का, और ये 1700, 1500, 1700 का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। सर हो सकता है 1 साल पहले आया होता तो मिल जाता, क्योंकि हमने देखा बोट ने भी ऐसा ही कुछ मांगा था और वो बोट अपनी वापस यूटर्न मार ली। बोट अभी तक समुद्र में उतरी नहीं। चलिए, बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, पहले तो जो नूपुर ने बोला, अनिल जी बिल्कुल एकदम सही बोला। अगर आप लीवर से कंपेयर करते हैं तो अनिल जी लीवर का प्रॉफिट है पिछले साल का 9,000 करोड़ का, मल्टीपल दे रहा है अनिल जी मार्केट 66 का। और अनिल जी काफी लोगों को अदानी के वैल्यूएशन से दिक्कत है, तो ये तो अनिल जी उससे भी ज्यादा, मतलब कि 1090 के मल्टीपल पे लेके आ रहा है। और अनिल जी 2-3 चीजें हैं जो अभी नूपुर ने मिस करी अनिल जी। एक तो ये है कि जितने भी स्टोर्स पे इसका सामान बिकता है अनिल जी, ऑफ ऑन, मतलब कि एक तो होता है ना ऑन ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ऑफलाइन में अनिल जी 35 से 40% का डिस्काउंट है MRP पर। और दूसरी तरफ ऑनलाइन भी अनिल जी अगर आप देखेंगे तो ना, जो अमेजोन वगैरह फीस चार्ज कर रहे हैं इससे, वो काफी कम चार्ज कर रहे हैं। मुझे तो अनिल जी उस पर भी डाउट है। तो दूसरा अनिल जी, अगर आप इसको ठीक से कवर करेंगे तो इसका IPO भी नहीं आएगा अनिल जी, सिर्फ लोगों को जगाने की देरी है। ये मामाअर्थ जो अनिल जी मामू बनाने की तैयारी कर रहा है, इतने हाई वैल्यूएशन अनिल जी किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। ओके, मामू बनाने की तैयारी में। ओके, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो अपना अनिल जी आपको खुद का निजी अनुभव बता सकता हूँ अनिल जी। मैंने इसके उत्पादों का इस्तेमाल किया है, प्रोडक्ट्स का। तो अनिल जी प्रोडक्ट भी कोई बहुत अच्छे नहीं है अनिल जी, कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो उस हिसाब से भी अनिल जी चैनल चेक भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही मेरी तरफ से मान करके चले। ओके, तो ये है। और इसकी इशू साइज और OF साइज पे भी हम आपको एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन देंगे भी कि एग्जैक्टली कितना ऑफर फॉर सेल है और कितना इशू है। लेकिन ओवरऑल 2400 करोड़ के आसपास का टोटल इशू साइज बताया जा रहा है, जिसमें OFS भी होगा, फ्रेश इशू भी होगा। देखते हैं दोनों का बाइफर्केशन कितना कितना होता है। लेकिन हाँ, 2400 करोड़ के आसपास का पैसा
जुटाने की योजना है। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिजनेसेस के लिए आज ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी होने जा रही है। ये खबर हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने अभी अभी हमें दी है कि आज सरकार ये जारी करने जा रही है। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए आज ड्राफ्ट नियम जारी हो जाएंगे। उससे पहले एक बार जरा राय ली जाए नज़ारा टेक या फिर आपका डेल्टा। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी जरा बताएं सर, क्या है व्यू आपका? आज हमें तो चैनल चेक भी लेना था। आप तो घूम फिर के भी आए हैं, जरा बताइए। अनिल जी देखिए, डेल्टा वैसे तो बिल्कुल स्टॉक ठीक लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। जो मैंने बताया था कोविड सेंसिटिव फियर आया था। बट अनिल जी एक चीज जो आपने चैनल चेक की बात की, इस बार पर्टिकुलरली वंस द ग्लोब हैज ओपनड अप, अनिल जी गोवा में 30 से 40% करेक्शन है। मैं गोवा की बात कर रहा हूँ अनिल जी, तो वो ऑब्वियसली होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, डेल्टा सब पे जाता है। बट डेल्टा का ये क्वार्टर भी अनिल जी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, एक्सीलेंट आएंगे। बट अगर ओवरऑल जो आपने चैनल चेक की बात की ब्रॉडली, क्योंकि वंस द वर्ल्ड हैज ओपनड अप अनिल जी, तो इस बार जो बहुत सारे, जो पहले कोई ऑप्शन नहीं होती थी, हर साल गोवा था, तो इस बार लोग बहुत सारे टर्की, थाईलैंड, वियतनाम, इवन श्रीलंका पोस्ट अनिल जी, ये जो श्रीलंका में हुआ वो भी एक अच्छी इंटरनेशनल सस्ती डेस्टिनेशन के लिए उभर के आई है। तो अनिल जी बहुत सारा क्राउड छटा है। तो गोवा में 30 से 40% की करेक्शन है जो पिछले सालों में देखी गई है। तो चैनल चेक तो ये है। बट अनिल जी वैल्यूएशन वाइज डेल्टा में कोई ऐसा बहुत बड़ा मूव नहीं आया था, इसीलिए जो गिरावट हुई थी वो उसकी मार्केट के साथ नहीं हुई थी, उसकी वो जो कोविड फियर आया था उसकी वजह से हुई थी, और वो वापस 210-15 की रेंज में खड़ा हो गया है। तो मुझे लगता है अनिल जी रेंज में ही रहेगा, नीचे में 200-205 और ऊपर में 230-35। लेकिन बायस अनिल जी अभी भी डेल्टा के लिए मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ओके, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो डेल्टा को अभी भी होल्ड करने की राय। देखते हैं आज जो नियम आते हैं उनमें क्या कुछ होता है। आइए तब तक मुलाकात की जाए बस इंसाफ से। बस हिसाब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बताएं आपकी तरफ से आउटलुक और साथ ही अपडेट्स। बिल्कुल अनिल जी, 18,500 आ रहा है इस हफ्ते या मंडे तक मैक्सिमम, इस हफ्ते ही आ जाएगा। तो इस चक्कर में रहेंगे तो मिस कर जाएंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, मेटल्स देखिए क्या रैली आई है। द डॉलर हैज पीक्ड आउट फॉर टाइम टू कम, और मैंने पहले भी कहा है कि $114-15, जबकि बॉन्ड यील्ड्स हैव गॉन बैक, डॉलर इज नॉट स्ट्रेंथनिंग। और मेटल्स में देयर इज अ कंसेंसस बाय अगेंस्ट द डॉलर, चाइना रीओपनिंग, उसी कारण से आप देखिए सेल, टाटा स्टील, वेदांता, हिंदाल्को आपको दिए थे, मदरसन सूमी, गुजरात गैस, उसके अलावा आईआरबी देखिए मेरा क्या स्टार निकला है, जो आपको 160, 180, 200 पे दिया। आज देखिए जिसे कहते हैं टैरिफ एंड टोल टैक्सेस आर गोइंग थ्रू द रूफ। आईआरबी और सुबह दिया था आरईसी, कोरोमंडल और श्री सीमेंट, सब अपने अपने टारगेट हिट हो गए। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताएं प्लीज। अनिल जी लार्ज कैप में मैंने आपको पहले भी कहा अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर, लेकिन अब आप लीजिए एसबीआई लाइफ। दिस एसबीआई इन इंश्योरेंस व्हाटएवर कम्स विल बी बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ एज अ पेरेंट और एसबीआई की जो स्ट्रेटजी है, देयर इज नो क्वेश्चन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन आर द हाईएस्ट इन एसबीआई लाइफ। 1230 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1200, 1325 का न्यू हाई बनेगा एसबीआई लाइफ में। आई मीन 1350 का न्यू हाई है, बट वील गो क्लोजर टू दैट हाई। सेकंड पिक इज माय फेवरेट बॉश। देखिए मदरसन हैज आउट परफॉर्म्ड, इट्स द मोस्ट कंप्लीट ओईएम इज बॉश, एंड नाउ विद द सेमीकंडक्टर मार्केट रीओपनिंग, उनका मैक्सिमम बिजनेस जो है दैट इज सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। 17,100 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 16,500, 18,300 का टारगेट वापस बॉश में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल जी देखिए, द बिगेस्ट रिफाइनर इज इंडियन ऑयल एज फार एज एन ओएमसी, और आपको शायद पता नहीं बोंगाईगांव, पारादीप, हल्दिया, मथुरा, इनमें सब में इनमें जो स्टेक है, दोज ऑल रिफाइनरीज आर डूइंग फार एक्सीलेंट। साथ में एज एन ओएमसी इट हैज गॉट अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले because they have been able to garner more oil beforehand and they have a very good inventory list. तो मुझे लगता है IOC should be re-rated along with the other PSUs. I am looking at a target of 85 coming and a stop loss of 76. 76 के स्टॉप लॉस के साथ 85 के टारगेट पर IOC खरीदे। SBI लाइफ, बॉश, IOC 3 स्टॉक हैं जो पसंद है इस वक्त बस इंसाफ को। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है
चार्ट कॉर्नर के बिगुल का कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, पहले तो एक करेक्शन है, बिगुल चार्ट कॉर्नर का गलत बजा। अनिल जी, ये है हमारा पिक ऑफ द डे और मोस्ट लाइकली अनिल जी आज मैं और कुणाल जी शाम को मिलेंगे, तो कल सुबह तो अनिल जी कुणाल जी पिक देंगे नहीं, वो नोटा लेंगे और मैं सेम चीज अनिल जी सेम चीज रिपीट कर दूंगा। पिक ऑफ द डे के सारे क्राइटेरिया LIC हाउसिंग फाइनेंस पूरा कर रहा है और ये कुणाल जी का अनिल जी फेवरेट स्टॉक, फेवरेट पैटर्न, कंटिन्यूसली इसको कुणाल जी 400 रुपए के नीचे से रेगुलरली इसको सुबह सुबह रोज आना रिकमेंड करते आ रहे हैं। नाउ द स्टॉक इज रेडी टू फ्लाई, एक ब्लास्ट के लिए रेडी है। 20-25 रुपए का अपसाइड मूव ये पिछले अगले कुछ दिनों में दिखाने का दमकम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आज सवेरे राकेश जी बात कर रहे थे PNB हाउसिंग की और उससे पहले हमने बात की थी जॉइंटली भी। तो अनिल जी PNB हाउसिंग में जिस तरह का मूव आया है, अब बारी है LIC हाउसिंग की। तो LIC हाउसिंग पर एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। 419 के स्टॉप लॉस से बाय करें। स्टॉक के लिए पहला टारगेट होगा 435 रुपए का, 435, इवेंचुअल टारगेट 442 रुपए। तो जिस तरह का मोमेंटम सारे ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में बन रहा है, उसका इसको भी फायदा होगा। 442 के टारगेट से बाय करें। ओके, 435 442 टारगेट LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग की अपार सफलता के बाद। और PNB हाउसिंग सुबह सुबह आज पिक ऑफ द डे बंसल जी ने दिया, PNB हाउसिंग उसके बाद सिमी जी ने भी रिकमेंड किया और स्टॉक में जबरदस्त एक्शन हुआ। LIC हाउसिंग अब वो स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है। आइए, एक्शन भरपूर रहा वीकेंड पर भी। उन लोगों ने जिन्होंने पार्टी की और उन लोगों ने भी जिन्होंने पार्टी घर पर ही की। लेकिन घर पर पार्टी करने वालों को ये तो है कि भाई चलो कुछ नहीं तो हम खाना तो घर पे ना बनाए, बाहर से मंगवाए। तो आशीष ने सब पर नजर रखी है, जो लोग घर पर थे और जो बाहर पार्टी कर रहे थे। आशीष ने ये पता लगाने की कोशिश की किसने कितना खाया, ये पता लगाने की कोशिश की। तो आशीष, बहुत खा गए लोग सर, कितना खाया और क्या खाया सबकी लिस्ट है मेरे पास। अच्छा, ये भी है? हाँ, ये भी है। इतनी पैनी नजर आशीष के ड्रोन से जानते हैं। चलिए किसने कितना कितना खाया और क्या क्या खाया बताएं सर। पहले क्वांटिफाई करके ओवरऑल बताता हूं कि जितने रेस्टोरेंट्स है क्लाउड किचन जेन में, अगर आप ऑर्डर वॉल्यूम देखें तो पिछले साल के मुकाबले सीधे तौर पर आपको 30 से लेकर 35% का इजाफा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सर एक स्पेस जो काफ़ी बजिंग है वो है ग्रोसरी की जो डिलीवरी है, इंस्टेंट डिलीवरी। इसमें अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले जो ग्रोथ देखने को मिली बहुत शानदार है। लगभग 3 गुना से ज़्यादा की जो ग्रोथ है, यहाँ पर आपको 3 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है। सर अब सीधे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर आते हैं कि क्या खाया कितना खाया। तो जोमेटो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वॉल्यूम, ऑर्डर वॉल्यूम का डेटा निकल कर आया है, जोमेटो जब स्टार्ट हुआ था तो जितने 3 साल में वॉल्यूम देखने को मिले थे, सिर्फ एक न्यू ईयर ईव के दिन इतना ऑर्डर फ्लो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या खाया कितना खाया। तो जोमेटो से लगभग 16,514 बिरयानी के ऑर्डर दिए गए। अगर आप इसको किलो के हिसाब से देखें तो किलो तो नहीं, 15 टन के आसपास बिरयानी जो है लोगों ने ऑर्डर की है। 56,437 चिप्स के जो पैकेट हैं वो ऑर्डर किए गए हैं। स्विगी पर अगर आप देखें तो 9,000 से 9,500 ऑर्डर्स प्रति मिनट की जो है रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिली है। और 61,287 पिज़्ज़ा जो है लोगों ने ऑर्डर किए सर। लेकिन एक आंकड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा, न्यू ईयर का दिन है और करीब 12,344 खिचड़ी के ऑर्डर दिए गए सर, ये क्या है? वागले साहब भी मनाते हैं नया साल, ऐसा थोड़ी है। तो क्या क्यों, मतलब खिचड़ी में क्या प्रॉब्लम है वागले साहब? खिचड़ी में कोई इश्यू है? अनिल जी बिल्कुल भी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेता हूँ ये स्टेटमेंट पे। हाँ एब्सोल्युटली, मैं वागले साहब के साथ हूँ 100%। तो इसमें क्या हो न्यू ईयर का दिन है, मतलब खिचड़ी तो आप रोज ही खा सकते हो। नहीं, खिचड़ी सो एलएस। खिचड़ी भी बढ़िया तड़के वाली फर्स्ट क्लास अच्छा मसाले के साथ बढ़िया बने। खिचड़ी क्या मतलब बिरयानी का लिक्विड वर्जन तो है। सेमी लिक्विड वर्जन। बिरयानी भी क्या है, वही सब्जियां, इंग्रेडिएंट्स तो सेम। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब लुक एंड फील एंड टेस्ट थोड़ा अलग है, इंग्रेडिएंट्स तो सेम है। क्यों? मतलब आशु जी से पूछते हैं, आशु जी क्या खिचड़ी मतलब ऑर्डर करना गलत है 31st के दिन? अनिल जी देखिए, 31st हो या कोई भी दिन हो, अगर दाल चावल खाने हैं, खिचड़ी खानी है,
और ये सब खाना है, तो अनिल जी ये तो घर से अच्छा क्या हो सकता है। बाहर अनिल जी देखिए हम नॉन वेजिटेरियन है, उसके बाद भी अनिल जी अगर वेज खाने का मन है, खिचड़ी तो अनिल जी घर से अच्छी खिचड़ी कहाँ हो सकती है। बाहर मंगाने का मतलब होता है कि आपको थोड़ी फैंसी, थोड़ी एग्जॉटिक, कोई जाफरानी पनीर टिक्का या कोई सोया चाप अगर वेजिटेरियन हो वो तो समझ आता है। सो अनिल जी मैं आशीष के साथ हूँ कि अगर बाहर से मंगवाना है तो खिचड़ी तो अनिल जी आपके घर में मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपकी घर की खिचड़ी आपके पास के पड़ोस के रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छी बनती होगी, तो मैं बाहर से क्यों मंगवाऊंगा। बाहर तो अनिल जी थोड़ी एग्जॉटिक या फैंसी डिशेस मंगवानी चाहिए। तो मेरे को भी समझ नहीं आया खिचड़ी क्यों मंगवाएंगे। अरे प्रभु बनाए कौन 31 के दिन, बात समझ नहीं रहे हो आप। बनाए कौन जी। बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं जी। बंसल जी अरे अनिल जी आप आचू जी से व्यू मांग रहे हैं, वो तो शाम का अनिल जी प्रोग्राम और मूड बना रहे हैं। अनिल जी ये गलत बात है। घर पे पिटवाएंगे ये तो पूरा जिस तरीके से जाफरानी पनीर टिक्का और चीजों के नाम ले रहे हैं, शाम की पार्टी का मूड बना रहे हैं अनिल जी। और शाम को है पूजा अनिल जी नए साल की। हाँ। कुणाल जी भी उसी के लिए आ रहे हैं अनिल, और ये ऐसे पार्टी करवाएंगे तो अनिल जी घर से निकलवा देंगे आचू जी मेरे को। चलिए पूजा के बाद प्रसाद लें आप आराम से, लेकिन ये है आपके लिए बड़े तगड़े यानी कि खतरनाक सेल्स हुई है। बहुत बढ़िया सेल्स हुई है सर, ओवरऑल रेस्टोरेंट्स की भी। और आप साल दर साल आंकड़े हैं कि कितने % बढ़ी होगी या आने बाकी है अभी? टोटल सर मैं बता रहा हूँ ऑर्डर वॉल्यूम्स में 30 से 35% का इजाफा है। बहुत बड़ा जंप यहाँ पर देखने को मिला। और जो इंस्टामार्ट है, जैसे जोमेटो के पास ब्लिंकिट है, यहाँ पर तो ऑर्डर वॉल्यूम में बहुत तेज उछाल है। आप देखिए करीब करीब 3 टाइम्स की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है ऑर्डर वॉल्यूम में। लोगों ने जम के ऑर्डर कराए, और इस साल कह भी रहे हैं कि एफिशिएंसी ज़्यादा रही। पिछले साल के मुकाबले वेटिंग टाइम भी उतने ख़राब नहीं थे, डिलीवरी भी बेटर तरीके से की गई है, तो बड़ी ऑर्डरिंग की गई है। जोमेटो का चार्ट भी देख लेते हैं। वैसे तो एक रेंज में ही अटका हुआ है, कुछ ज़्यादा खास एक्शन हुआ नहीं है। किरण जी एक बार सर जोमेटो का चार्ट देखें, 60 के लेवल के आसपास है ये, 5-10 रुपये ऊपर नीचे इसी रेंज में दिख रहा है काफ़ी टाइम से। कोई राय? इस समय स्टॉक थोड़ा रिएक्ट करते हुए ज़रूर दिख रहा है। दीप कोई बड़ा चार्ट पैटर्न नहीं है कि जहां पे एक बहुत बड़ा मूव आएगा। 62-65 ये बहुत बड़ा कंजेशन जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो ही एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम 57-55 ये 2 रुपए का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन माना जाएगा। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर या नीचे एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर या नीचे एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगी। जोमेटो यहाँ पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में ये काउंटर रह सकता है। बट आज थोड़ी नरमी आपको बाकी कुछ काउंटर्स में आती हुई दिख रही है, स्पेशली जो डायग्नोस्टिक काउंटर्स हैं वहाँ पर आपको वीकनेस दिख रही है। डॉक्टर लाल स्पेशली सुबह काफ़ी कमज़ोर था, अभी भी 2.5% नीचे ही आपको ये काउंटर दिख रहा है, और सुबह इस पर सेल कॉल भी आया था हिमांशु जी की तरफ से। बंसल जी जरा डॉक्टर लाल का चार्ट देखें, 2200 के नीचे आया है, सुबह से ही कमज़ोर दिख रहा है। यहाँ से अगले लेवल्स क्या रहेंगे इसके? दीपांशु इसमें एक नेकलाइन को तोड़ा है, 2248 की एक नेकलाइन को तोड़ा है। और टेक्निकली दीपांशु नीचे के जो आज के लोज हैं 2160 के, वहां से भी एक शार्प रिकवरी दिखने को मिली है। तो लो से लगभग 30 रुपए की करीब की रिकवरी है। तो दीपांशु मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। जिन्होंने बेचा हुआ है वो प्रॉफिट बुक कर लें, और दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं वहां पे नजर रखनी चाहिए। तो बेचा हुआ है तो प्रॉफिट चाहे तो बुक कर लें, और अच्छे आइडियाज़ हैं बाजार में। कमजोरी तो डॉक्टर लाल पर आपको दिख ही रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु भाई का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 150 रुपए, 150 रुपए 5 पैसे। स्टॉक का नाम है ONGC। ONGC के अंदर मोमेंटम बन रहा है। ONGC मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 200 DMA के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक करने आ चुका है। 150 के ऊपर आज का क्लोजिंग मिलता है तो फिर ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 155 रुपए से लेके 160 रुपए तक के लेवल ONGC में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। 146 के स्टॉप लॉस से ONGC में खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो लोग होल्ड करें। 155 और 160 रुपए के लेवल ONGC में देखने को मिलती है। तो ONGC में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही। स्टॉक धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ आगे आज के सेशन में 146 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट 155-160 के रखे। टारगेट से याद आया, टारगेट हिट का स्टैंप लगाने का वक्त है और वो है नितिन जी के लिए। नितिन जी ने जो आपको 18,100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया था, जिसके टारगेट 160 से 165 के दिए थे, वो टारगेट 15 से 20 मिनट के भीतर भीतर ही आते हुए नजर आए। बहुत ही शानदार कॉल,
150 के आसपास उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी, 18,200 को पार भी किया, वहाँ तक पहुँचा भी और टारगेट हिट करके भी आया। तो नितिन जी को बधाइयाँ, बधाई के पात्र हैं नितिन जी। बिल्कुल, और बाजार भी मूव दिखा रहा है। ब्रॉडर मार्केट में भी कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और पीएनबी हाउसिंग पर रखिएगा नजर। आज सुबह सिमी जी की रिकमेंडेशन थी, 6% ऊपर आपको पीएनबी हाउसिंग दिख रहा है। 565 का लेवल जो दूसरा टारगेट था, 550 के आसपास सिमी जी ने रिकमेंड किया था। 555 565 के दो पहले टारगेट जो थे वो आपको अचीव भी होते हुए दिख रहे हैं। तो बढ़िया मोमेंटम पीएनबी हाउसिंग आपको ये काउंटर इस समय दिखा रहा है। कुछ मोमेंटम और काउंटर्स में भी आ रहा है। आईएफबी इंडस्ट्रीज सुबह एक बड़ी छलांग लगाई थी, करीब 9% ऊपर 1 पॉइंट पर सुबह ये काउंटर दिख रहा था। वहां से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, बट अभी भी 5-5.5% ऊपर ही दिख रहा है आपको। आईएफबी इंडस्ट्रीज इस पर रखिए नजर, 950 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। सुबह के लेवल से थोड़ा नीचे आया है जरूर, बट अच्छा एक्शन नंदलेस इसमें है। सुमित जी क्या करना है आईएफबी में? सुबह भी काफी बजिंग था, ऑलमोस्ट 1000 का लेवल आज सुबह ही छू लिया था, फिलहाल 950 पर। दीपांशु देखिए, स्टॉक में 5% का अपसाइड मूव तो देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से रिबाउंड भी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव लगता नहीं है स्टॉक में आएगा। फिलहाल स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1010 1020 के पास है, नीचे में जो सपोर्ट है 930 935 के पास है। 950 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर 1000 से 1020 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में आईएफबी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस एक बार अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये है आपके लिए आईएफबी इंडस्ट्रीज, इस पर रखिए नजर। कैश मार्केट के काउंटर्स पर आपको मूव आ रही है। मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, जिंदल स्टेनलेस ये भी अच्छी मूव दिखा रहा है। रेन इंडस्ट्रीज मूव कर रहा है। एचईजी ये भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है। और एनबीसीसी ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव बढ़िया आती हुई दिख रही है। तो कुछ कॉल्स हैं जो मूव कर रही है। एनसीसी के साथ साथ केएनआर कंस्ट्रक्शन, जरा इस पर भी रखिए नजर, क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्स भी मूव कर रहे हैं। आईआरबी की हमने बात करी, एमईबी की बात करी, केएनआर भी उसी श्रेणी में आता है। और 4% ऊपर आपको केएनआर कंस्ट्रक्शन का काउंटर इस समय दिखेगा। किरण जी एक बार केएनआर कंस्ट्रक्शन भी देखें सर, 265 का लेवल इस समय। दीप, चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है, पॉजिटिव अप मूव देखने को मिल जानी चाहिए करंट लेवल से। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है इनके लिए 240 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड करने की सलाह है। 280 एक छोटा सा बैरियर है पे मानता हूँ ये निकल जाएगा आते दिनों में। और इमीडिएट टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो लगभग 310 320 के आसपास है, वो आपको देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे। तो ये है आपके केएनआर कंस्ट्रक्शन जहां पर रखनी है आपको नजर। बट एक इंटरेस्टिंग काउंटर है और लंबे समय बाद बाजार की इस पर नजर आई है, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से थोड़ी कवरेज आई है और इंटरेस्टिंग कवरेज आई है। बुल वर्सेस बेयर के लिए आज हम फोकस करने वाले हैं कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन। क्या है इसके लिए तेजी के तर्क और क्या है इसके लिए मंदी के ऑप्शंस? हमारे पास कुशल और वरुण है तैयार। बुल तो इसके लिए कुशल आप ही बने। कुशल बुल बने, वेरी गुड। तो वरुण आपने बनने दिया या पहले अपनी मर्जी से बन गए? नहीं अनिल जी, ऑप्शन दिया गया था। अच्छा, हालांकि फिर ठीक है, मैंने सोचा कि बैरी बन जाता हूँ, हमेशा स्टॉक पे मैं बैरी बनता हूँ, तो मैंने सोचा वो लेगेसी को मैं अभी भी रखूंगा। इसमें कुछ ठीक है, ये ऐसे वरुण बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से बोलो, फिर तो मुकाबला तगड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन शुरुआत कीजिए फिर। सर यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल कर आए हैं। खासकर सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो सरकार की तरफ से लॉजिस्टिक पॉलिसी आने वाली है उसका बड़ा फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट कंपनी का फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि 70% से ज्यादा कंपनी का मार्केट शेयर है और वो मार्केट लीडर है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह होगा कि जो रोड फ्रेट है उससे शिफ्ट होकर अब लोग रेल फ्रेट पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे कॉनकॉर को इसका बड़ा बेनिफिशियरी माना जा सकता है। डेफिनेटली देखिए, बेनिफिशियरी माना जा सकता है, लेकिन इस कंपनी की स्टोरी है ना थोड़ी बहुत फेरी टेल जैसे लगती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन ये सब नंबर्स में दिखता नहीं। आप पिछले तिमाही के नंबर्स भी अगर इस कंपनी के निकाल के देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही आई में करीब 0.4% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। एक्जिम रियलाइजेशन जो है, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, वहां करीब 15% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। तो कहा बहुत कुछ जाता है, लेकिन कंपनी के नंबर्स में कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता। और पिछले बार के क्वार्टर के नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको ये साफ समझ में आएगा। वरुण, एक और चीज है, जैसे कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो नंबर्स में उनके भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पर किस तरह का परफॉर्मेंस कोल इंडिया में हमने
पिछले साल देखने को मिला था वो बेहद काबिले तारीफ था। बट डेफिनेटली आपको इसके और भी तर्क बता दूं कि हो सकता है कि ये स्टोरी टर्न अराउंड भी होती हुई नजर आए, क्योंकि खासकर अगर आप डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर या फिर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो उसको लेकर अब कंपनी बड़े फोकस में आती हुई दिखेगी। डाइवेस्टमेंट की भी हम बात कर रहे हैं, लैंड लाइसेंस फीस की बात कर रहे हैं, तो इससे कंपनी को बड़ा फायदा मिल सकता है। और इसकी जो वॉल्यूम्स है सालाना आधार पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 20 से 25% की ग्रोथ इन सब फैक्टर्स की वजह से कॉनकॉर दिखा सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आप बात करो कुशल, हो सकता है कि आपका और मेरा रिटायरमेंट पहले आ जाए, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा नहीं। इस स्पीड से कहीं ना कहीं चल रहा है और ये एक दिक्कत की बात है। और अगर ये समय से पूरा नहीं हुआ तो वॉल्यूम पे इस कंपनी के सबसे बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आएगा। लैंड लीज पॉलिसी की आपने बात की तो सरकार ने फ्रेमवर्क तो तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक इसको फाइनल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो भी मच अवेटेड है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, नो डाउट प्राइवेटाइजेशन इस सेक्टर में हो रहा है, लेकिन वही सबसे बड़ा कंपटीशन जो है इस कंपनी के लिए बन सकता है। और ये कंपनी स्लो चलती है, प्राइवेट कंपनी इतनी स्लो चलेंगी नहीं, तो मार्केट शेयर जाने का एक बहुत बड़ा डर इस कंपनी के लिए भी है। बिल्कुल। जरा वरुण को पूछे कि उनके रिटायरमेंट के पहले होगा कि नहीं, वो रिटायर कब होना चाहिए? अनिल अभी 20-25 साल है। अब हमारा इंटरेस्ट कॉनकोर के डाइवेस्टमेंट से ज्यादा वरुण के रिटायरमेंट की डेट पर है। जरा बुल पूछिए बेयर जी, वरुण बताएं, प्लीज बताएं आपकी रिटायरमेंट कब हो, ताकि कुशल को पता रहे कि किस समय से पहले इसका डाइवेस्टमेंट करना। अनिल जी, मैंने दोनों के रिटायरमेंट की बात की है, मेरा तो अभी 20-25 साल है, कुशल का पूछ लीजिए। 20-25 साल? हाँ नहीं, अभी टाइम है। हाईली एम्बिशियस। अनिल जब आप रिटायर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। 20-25 साल तो मैं काम करने वाला हूँ अभी। अरे फिर ठीक है, फिर मेरा 40। बताए कुछ। डेफिनेटली। तो इसके साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जो तीसरा बड़ा पॉइंट है इनके लिए और बड़ा फायदे वाला पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर बहुत बड़ा कर्ज होता है तो डेफिनेटली अगर मार्केट से पैसा रेज करते हैं या डाइवेस्टमेंट होती है या कोई भी एक्शन ऐसा होता है जिसमें कैश इनफ्लो आता है, वो सीधा का सीधा हो सकता है कि कर्ज भुगतान में जाता हुआ नजर आए। बट अब कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, 3000 करोड़ रुपए का कैश ऑन बुक्स है, तो डेफिनेटली आगे चलकर अगर कहीं भी कोई भी पूंजी निवेश करने की जरूरत हुई तो मार्केट से पैसा बहुत ज्यादा रेज करने की हो सकता है कंपनी को जरूरत ना पड़े। वो इनके लिए काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो वो एक सिग्निफिकेंट डेंट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर करता है। डेफिनेटली। तो बैलेंस शीट अच्छी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं भी कह रहा हूं कि बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन उस बैलेंस शीट पे ग्रोथ कभी देखने नहीं मिली। आप पिछले 10 साल का इस कंपनी का CAGR निकल लीजिएगा, मुनाफे में महज 1.5-2% के आसपास की CAGR से कंपनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। कौन सी सरकारी कंपनी है जो कि 40-50 के PE पे ट्रेड करती है, लेकिन ये करती है 44 के PE के आसपास ट्रेड करती है, जबकि ROE और ROC अगर आप देखेंगे तो महज 4 से 5 के आसपास का है। तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो काफी डिमांडिंग है। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में रनअप काफी ज्यादा आ चुका है इस काउंटर में, इसके लिए वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा इस कंपनी के एक्सपेंसिव है। डेफिनेटली वरुण, पर आपको ये भी साथ में ध्यान में रखना है कि कंपनी का जो मुनाफा है पिछले 3 सालों से वो काफी अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ दिखा है। FY21 में 500 करोड़ का मुनाफा था, 22 में हमने ये आंकड़ा सीधा डबल होता हुआ नजर आया। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इस तरह से कि कोविड की वजह से हो सकता है कि इनका कारोबार जो है काफी हद तक स्टेगनेंट हो, वहां पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिले। बट डेफिनेटली जिस तरह का वापस से कमबैक करते हुए दिख रही कंपनी, वो इनके लिए काफी पॉजिटिव रह सकता है। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेफरीज यहां पर ये काफी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, खरीदारी की राय ये देते हुए दिख रहे हैं, और 945 रुपए के टारगेट यानी कि मौजूदा भाव से भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अपसाइड कॉनकोर के लिए ये मानकर चल रहा है। डेफिनेटली। लेकिन मैक्वेरी का ट्रैक रिकॉर्ड मत भूलिएगा, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे उन्होंने रिपोर्ट निकाली, उन स्टॉक्स का आपने हाल देख लिया है, इस पे भी बेरिश है, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहे हैं 620 के लक्ष्य के साथ। ओके, तो 620 का लक्ष्य मैक्वारी की तरफ से, अंडर परफॉर्मेंस की, और यहाँ पर रेटिंग भी है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। कॉनकोर यहाँ पर बाय और सेल दोनों ही तरफ के बड़े आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। जरा एक बार चार्ट पर राय दी जाए। कुणाल जी, कॉनकोर बताएं सर। अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है, स्टॉक काफी अरसे बाद आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। लेकिन ये अनिल जी इसका स्वभाव है, इसकी प्रकृति है स्टॉक की कि एक तरफा नहीं चलता है, तो इसमें आपको बार बार करेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो ये जूझ करके चलेगा। लेकिन अनिल जी मुझे लगता है कि स्टॉक जो है अब इसमें मोमेंटम बनाए, और हो सकता है कि इसमें आपको 850 पौने 900 के लेवल्स देखने को मिले। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहने की राय है, और अगर आप बहुत पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो इन स्तरों पर बाय भी कर सकते हैं। ओके, तो कॉनकोर पर रखिए नजर। ये तो टेक्निकल्स पर तो बुल भी हुई आ रहा है, बट बुल वर्सेस बेयर दोनों तर्क आपके सामने वरुण और कुशल रखते हुए, आइए वागले साहब के पास चलते हैं और लेते हैं एक वागले का वंडर।
बताएं वाकई साहब। दीपांशु, बीटीएसटी करके जाना है पीएफसी में। पीएफसी, आरईसी, ये दोनों स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। पीएफसी ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है आवरली चार्ट्स में, जिसका 155 का टारगेट आता है, जो मुझे लगता है कल के दिन में आना चाहिए। 150 का भाव अभी अभी है, 50 के ऊपर निकला है अभी अभी। अब 148.50 का स्टॉप लॉस, एक 2 रुपए की रिस्क होगी, और ऊपर में 5-5.5 रुपए का रिवॉर्ड मुझे लगता है कल के दिन में ही मिलना चाहिए। सी पावर फाइनेंस कॉर्प, इस पर करके चलनी है आपको खरीदारी, ये काउंटर भी रेडार पर आ सकता है। बाय द वे, माइथन एलॉयज के लिए कुछ आपकी खबर आती हुई दिख रही है, एक बार ये भी हाईलाइट करते हैं। सब्सिडी ने अपने एक फर्नेस में कामकाज बंद करा। आई थिंक बिजली के सप्लाई को लेकर कुछ परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। कंपनी की तरफ से अपडेट है, बिजली की लागत, सप्लाई नहीं, बिजली की लागत बढ़ने के कारण ये कामकाज बंद किया गया था। ऑपरेशनल अपडेट आ रहा है माइथन एलॉयज की तरफ से, एक फर्नेस को बंद कर दिया गया और अनिश्चित काल के लिए कामकाज बंद किया। तो फर्नेस अगर बंद कर रहे हैं तो उसको वापस चलाने में भी लंबा समय लगता है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है माइथन एलॉयज को लेकर। स्टॉक पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, 5% ऊपर ही है, बट बिजली की लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। 2 दिन पहले सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट पर भी ये काउंटर था। रखिए इस पर आप नजर। ओके, एक पॉप आ रहा है बाजार में, कुछ और काउंटर्स मूव कर रहे हैं और आज लग रहा है कि आज एनबीएफसीज का दिन एक बार फिर से बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, पीएनबी हाउसिंग, जीआईसी जिसके बारे में सुमित जी सुबह बात भी कर रहे थे, एमएनएम फाइनेंस में अच्छी मूव आ रही है, कैनफिन होम्स मूव करते हुए दिख रहा है, पीएफसी अभी वागले साहब ने रिकमेंड किया। तो सारी एनबीएफसीज इस समय आपको बढ़िया मूव में आ रही हैं। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और देखते हैं और कौन सा स्टॉक है उनके रेडार पर। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 148-148-25 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आज फॉर्म हुई है, पिछले कुछ दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है। अशोक लीलैंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ इस हफ्ते में दिखाना चाहिए। 143-144 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 143 का स्टॉप लॉस लगा के अशोक लीलैंड में यहाँ पे सीएनपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 153 रुपए से लेके 155 रुपए तक के लेवल अशोक लीलैंड में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें 143 के स्टॉप लॉस से 153, 155 के टारगेट के लिए। अशोक लेलैंड 155 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें। 3 स्टॉक्स अभी रेकमेंड हुए हैं, तीनों सेम रेंज में है, तो ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी सुमित जी ने रेकमेंड किया 150 के लेवल पर, 155 160 का टारगेट। पीएफसी 151 के लेवल पर वागले साहब की टारगेट की रिकमेंडेशन 155 का टारगेट। और अगेन अशोक लेलैंड 149 के लेवल पर रेकमेंड किया है, 153 155 के टारगेट। पीएफसी में आज पिक ऑफ द डे कुणाल जी ने भी दिया था 141 के लेवल पर और 147 का टारगेट हासिल हो चुका है। तो आज बंसल जी और कुणाल जी दोनों के टारगेट पिक ऑफ द डे के बढ़िया मूव आए हैं सर। साल की शुरुआत तो इससे बढ़िया हो नहीं सकती थी दोनों के लिए, क्यों? जबरदस्त। हाँ, तो कुणाल जी आप बताएं सर क्या करना है? अनिल जी, निवेशित रहना है अनिल जी, और अगली कॉल तलाशनी है अनिल जी। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे, और जैसे अनिल जी मैंने सवेरे कहा था कि मुझे लगता है कि ये जो लेंडिंग स्टॉक्स हैं, जो लेंडिंग कर रहे हैं, इन सब में तेजी बनेगी। तो पीएफसी जिसने खरीदा है बिल्कुल होल्ड करके चले। ओके, तो ये है आपके लिए राय, पीएफसी पर आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक जो आज रडार पे आ रहा है जो वो है सनसेरा इंजीनियरिंग, 6% मजबूत है। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते वरिंदर बंसल ने भी इसे न्यू ईयर पिक के तौर पर दिया था 735 740 के आसपास, अब 785 के आसपास, और सिद्धार्थ सेठानी साहब की भी पसंद का रहा है। तो ये स्टॉक भी अच्छे एक्शन में आज 6% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। जरा इसके चार्ट्स पर भी एक बार नजर डाली जाए। किरण जी, कैश का स्टॉक है, अगर आप देखने का कष्ट करें, सनसेरा इंजीनियरिंग 790 के आसपास। सनसेरा इंजीनियरिंग में आज बहुत ही अच्छी मूव आई, शुक्रवार को भी देखी, और मैं मानता हूं कि ये एक्सटेंड भी हो सकती है करंट लेवल से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से आता है वो है लगभग 825 830, ये रेंज है। ये पहला टारगेट मान के चलना चाहिए, और दूसरा टारगेट रहेगा लगभग 875 के आसपास। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए 742 का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। तो ये है आपके लिए सनसेरा इंजीनियरिंग, जिस पर अच्छी मूव आ रही है। कैश का ऑप्शन थोड़ी देर में इस पर भी लेंगे सुमित जी की कॉल। आइए, एक इनफैक्ट तैयारी है, तो कैश का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से। बताएं सर।
अच्छी क्लोजिंग भी होने वाली है। इसको देखते हुए लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर का मूव भी दिखाना चाहिए। 18,150 वाला कॉल अभी 121 122 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 18,150 वाला कॉल, 18,200 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग मिलते ही निफ्टी के अंदर यहाँ से मोमेंटम बढ़ेगा और निफ्टी यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा। इसके लिए 18,150 का कॉल खरीदारी करें, 71 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 171 और 201 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी 18,150 का कॉल खरीदारी करना है 71 के स्टॉप लॉस से, 171 और 201 के टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पर फिर से कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के लिए। और दीप, अगर आज हम 18,200 के ऊपर बंद होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के बाद हम 18,200 पर के ऊपर बंद होंगे, क्योंकि 7 दिनों में 2 बार हम 18,200 की नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। 7 दिन पहले 18,199 था और एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को 18,191 था। बिल्कुल सर। तो 18,200 के ऊपर अगर आज बंद हो पाते हैं या फिर से नर्वस 90 रहेगी डबल सेंचुरी वाली, वो पता नहीं, लेकिन कोशिश आज पूरी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। ये एक्शन भरपूर आपको दिखेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से 18,200 की कॉल खरीदने का लेवल एट द मनी आपको इस समय दिख रहा है। अनिल जी से भी बस कुछ ही देर में उनकी स्ट्रैटेजी लेते हैं, फाइनल डेटा रीडिंग भी लेंगे। आइए उससे पहले एक बार ऑटो स्टॉक्स पर जो ये कॉल्स आ रही हैं बैक टू बैक और मोमेंटम बढ़ रहा है। ऑटो बिक्री के आंकड़े रहे हैं, कैसे रहे हैं दिसंबर के आंकड़े, एंड ऑफ कोर्स पिछला साल तो हमने देखा रिकॉर्ड बिक्री वाला रहा ही। एक बार कुशल से जान लेते हैं। कुशल, बताइए दिसंबर की परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, सारे आंकड़े आ चुके हैं। सबसे पहले तो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं। मिले जुले आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मारुति सुजुकी अनुमान से कमजोर नंबर्स हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा हालांकि अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है और इनके ओवरऑल ऑटो डिवीजन ने इनफैक्ट 44.5% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। हमारे अनुमान से रिलेटिवली बेटर आउट परफॉर्मेंस है। टाटा मोटर्स की हालांकि घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री इस बारी थोड़ा अनुमान से कमजोर साइड पर आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आप कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो ये स्टार परफॉर्मर था दिसंबर महीने में, जहां पर तीनों की तीनों कंपनियों ने अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया। फिर चाहे वो VECV हो आयशर मोटर्स की या फिर टाटा मोटर्स, जिन्होंने कुल CV बिक्री में जो है लगभग 33,950 यूनिट्स बेचे हैं, जबकि अनुमान केवल 28,600 यूनिट्स का था। और साथ ही अशोक लेलैंड, यहाँ पे तो आउट परफॉर्मेंस एकदम क्लास अपार्ट थी। 45% की ग्रोथ सालाना आधार पर अशोक लेलैंड ने दिखाई है, जबकि अनुमान लगभग 14,500 यूनिट्स का था। 18,138 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। टू व्हीलर्स की बात जहां तक है, आयशर मोटर्स ने तो रिलेटिवली थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। हालांकि अन्य जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे आप बजाज ऑटो लें, हीरो मोटोकॉर्प या फिर TVS मोटर्स, अनुमान से कमजोर साइड पर प्रदर्शन इनके दोनों ही, या तो टू व्हीलर स्पेस की या फिर आप इनकी टोटल सेल्स की बात करें तो वहां पर देखने को मिला है। तो रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस टू व्हीलर स्पेस से आयशर मोटर्स का रहा है। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर स्पेस को देखें तो दोनों ही कंपनियों ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, जिसमें महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इन दोनों ने ही अनुमान से काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन दिखाया है, जहां पर एस्कॉर्ट्स के लगभग 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। 4,900 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 5,573 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। तो डेफिनेटली दिसंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में अगर कोई दो सेगमेंट्स ने आउट परफॉर्म किया है तो वो है कमर्शियल व्हीकल्स और दूसरा है ट्रैक्टर्स। तो कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स ने इस बार अच्छा परफॉर्म करा है। पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स ठीक ठाक रहे हैं। टू व्हीलर्स के तो खैर हमेशा ही ट्रेंड वो क्लियर आता है। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग बजाज ऑटो के नंबर्स हैं, बट इस बार कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स ये आपके लिए बेस्ट ग्रोथ वाले सेगमेंट रहे हैं। कुछ ऑटो स्टॉक्स पर राय भी लेंगे। आइए उससे पहले 3:20 हो चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। 18,200 के ऊपर डेज हाई पर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, 225 पॉइंट बैंक निफ्टी अच्छी मूव दिखा रहा है। यूरोप में आधे से 1% की तेजी, हालांकि दो ही बाजार खुले हैं तो एक आधा % ऊपर है, 1% ऊपर है। रुपया थोड़ा वीक हुआ है। आज सुबह 13 पैसे मजबूत था, उसके सामने आपको 1 पैसे कमजोर दिख रहा है, तो रुपये ने अपनी गेन गिव अप कर दी है, बट अदरवाइज एक्शन ठीक है। और आज शाम को भी यूएस से कुछ संकेत नहीं आने वाले हैं, बंदी हैं, तो बताएं क्या करके जाए। तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए दीप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 100 पॉइंट के रिस्क है, 18,075 18,100 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, और उस इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको डर लगता है तो 18,000 का पुट लेकर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,200 के ऊपर क्लोज दे रहा है, अगर आपको डर लगता है तो 42,900 या 43,000 का पुट लेकर आप हेज कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बरकरार रखें। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है और उसे हेजिंग करनी है तो 18,300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर और 43,500 या 43,600 का कॉल ऑप्शन खरीदकर हेज कर सकते हैं, आपकी हेजिंग रहनी चाहिए। अदरवाइज जिस तरह की क्लोजिंग मिल रही है और जिस तरह का मोमेंटम है, आप बाय पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। होल्ड करें ये 100%। ठीक है, तो चलिए होल्ड करिए, हेज थोड़ा ज़रूर करके जाइए, हमेशा अनिल जी की सलाह रहती है।
बट बहुत ही बढ़िया मूव आपको बाजार में आ रही है और फ्रेश खरीदारी भी कई काउंटर्स पर आपको देखने को मिली है। M&M फाइनेंस पर एक बढ़िया मूव आई है, इसके चार्ट पर एक बार चेक भी लेना है। वागले साहब जरा देखें सर M&M फाइनेंस। दीपांशु, मेरे हिसाब से इसमें मोमेंटम आना चाहिए, बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल पे हल्का सा नीचे आता है, ऐड करना चाहिए। एक 4 से 5% की मूव इसमें आनी चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो M&M फाइनेंस आपका अगर स्टॉप लॉस 238 का होना चाहिए और टारगेट मेरा मानना है 252 255 तक 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक दे सकता है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका 244 45 के आसपास, वो ब्रेक होते ही ये मूव आनी चाहिए। ये है आपके लिए M&M फाइनेंस जो मूव कर रहा है। NBFCs के लिए आज बढ़िया दिन है। GIC हाउसिंग फाइनेंस आज सुबह सुमित जी के रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था और वहां से देखिए एक बहुत ही शानदार मूव आई है। तब 224 का था सुमित जी, 240 250 के टारगेट थे, 248 का इसने डेज हाई भी बनाया है। जरा बताएं सर क्या करना है GIC हाउसिंग, पहला टारगेट तो खैर हिट ही है। सुपर मूव दीपांशु, सुपर मूव। मैंने सोचा था एक हफ्ते में ये लेवल्स आएंगे, बट एक ही दिन के अंदर स्टॉक ने एकदम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया और आउट परफॉर्मेंस मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। 15-16% स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है। जिन्होंने भी सुबह सुनने के बाद पोजीशंस बनाया होगा 100% उनको प्रॉफिट होगा। या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें या प्रॉफिट बुकिंग करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो अब नीचे में 234 के आसपास का बनेगा, ऊपर में 250 का लेवल निकलने के बाद आने वाले दिनों में GIC हाउसिंग में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो कैरी करना चाहते हैं वो कैरी कर सकते हैं। बाकी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी कोई अर्जा नहीं है, दूसरा कॉल देंगे उस पर काम कीजिए। तो प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर ले। दूसरे टारगेट के भी बेहद करीब हमने इंट्राडे में इस काउंटर को आते हुए देखा था और बहुत ही शानदार मूव GIC हाउसिंग फाइनेंस में है। बाकी NBFCs भी आपको मूव करेंगे। LIC ये भी अच्छे एक्शन में है, आज करीब 4.25% ऊपर है। एक फ्रेश स्पाइक LIC पर अभी अभी आपको आती हुई दिखी। हमारी सुबह की एक्सक्लूसिव खबर भी है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट पर काम चल रहा है, शायद बजट में इस पर कुछ डेवलपमेंट भी आते हैं तो क्या जनरल इंश्योरेंस का भी कारोबार शायद LIC कर पाएगा अगर ये चेंजेस आते हैं तो। कुणाल जी, LIC 710 का लेवल अभी अभी एक फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है, बताएं सर क्या करना है इसमें। देखिए बहुत ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु और मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज सवेरे अनिल जी कह रहे थे कि ये पिक ऑफ द ईयर हो सकता है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि बहुत समय बाद LIC में तेजी बनते हुए दिख रही है और मैंने और राकेश जी ने निचले लेवल्स पर इसमें 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी है। तो LIC मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, थोड़ा सा अगर अपना होराइजन बढ़ाएं और साल 1.5 साल का व्यू बनाकर LIC को खरीदें तो मौजूदा स्तरों पर डिप्स में एक्यूमुलेट करें तो मुझे लगता है कि मार्केट को हैंडसमली बीट करने की ताकत रखता है। तो मेरी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए LIC। अनिल जी 690 वाला 710 हो गया सुबह देखते देखते अच्छा रिस्क कम है यहाँ पर इस लेवल से खोने के लिए। आएगा कैसे धीरे धीरे वो अलग बात है, बड़ी इक्विटी है सबके पास है तो जाहिर सी बात है कि, लेकिन इसका असली टेस्ट 890 से 945 की 950 की रेंज में होगा, जहाँ से डिस्काउंट के बाद 890 की कॉस्ट आती है लोगों की और 950 तक की फाइनल कॉस्ट आती है इशू प्राइस के हिसाब से। तो उस रेंज पर जाकर अटकेगा, तब तक के लिए तो फ्री राइड है, अभी भी थोड़ी जगह है अभी तो यहाँ से। बाकी तो LIC लेट्स सी क्या होता है। अगर बजट में कुछ अच्छा आ गया LIC के लिए, एंड आई एम श्योर सरकार सोचेगी बजट में कुछ ना कुछ LIC के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देश का सबसे बड़ा IPO लेकर आए हैं और लोग खुश नहीं है, पैसा बना नहीं है। सबने बड़ी उम्मीदों से LIC में पैसा लगाया था, बना नहीं है। तो सरकार कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहेगी कि LIC में लोगों का पैसा बने, कम से कम कॉस्ट निकल जाए, ताकि अगला कोई IPO लाना हो किसी बड़ी सरकारी कंपनी का तो लोग उत्साह से लगाएं। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा आ सकता है LIC के लिए। तो खराब तो क्या आएगा, इससे खराब तो कुछ आना, खराब तो खैर नहीं आएगा, खराब तो कुछ होना नहीं, आना है नहीं, तो खोने के लिए कम है, अब यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए LIC जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में रहेगा ये काउंटर 250 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आपको फिलहाल दिख रहा है। NBFCs के लिए अच्छा दिन है। एक और काउंटर जो हमारे रेडार पर रहता है बट थोड़ा उतार चढ़ाव इसमें ज़्यादा बनता है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इसमें एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, काफ़ी समय बाद ये वापस थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, रेडार पर भी है। किरण जी, IB रियल जरा इसका चार्ट देखें सर, यहाँ पर कुछ चल रहा है? दीप, IB रियल एस्टेट में एक अच्छी मूव हमने पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रही है, वो कंटिन्यू होती नजर आ जानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अभी 80 के थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, 78-50 के आसपास।
और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आता है लगभग 90 के आसपास, 90 to 95 ये कंडीशन जोन है जहां तक ये स्टॉक जाना चाहिए। अगर 100 रुपए के ऊपर ये कंडीशन तोड़ के अगर 100 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर एक बड़ी वाली मूव देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जहां पर आपको रखनी है नजर। ओके, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है, अच्छी शुरुआत, साल का पहला ट्रेडिंग सेशन और आप पॉजिटिव मूव, इनफैक्ट बढ़िया मूव के साथ क्लोज हो रहे हैं। 100 पॉइंट निफ्टी और करीब 350 साल के पहले ट्रेडिंग सेशन से याद आया, आशीष सर से हमने पूरे साल भर के बारे में तो अरे कुछ हाँ, पूछा ही नहीं। आउटलुक रह गया। आशीष सर, साल भर का कोई व्यू, अगर कोई मन बनाया हो आपने कुछ तो? अनिल जी देखिए, 2023 2022 से बेटर रहना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है अनिल जी 2022 में ना हम अच्छी एक्सपेक्टेशन से गए थे, और मतलब वो जो साल से एक्सपीरियंस हुआ ना, उसके बाद जब हम 2022-23 में जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन मैनेज हुई है सबके माइंड में। आपको मैं एक चीज ध्यान करवाता हूं कि जो पिछला बजट का महीना था, मतलब जो मैक्सिमम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हाईएस्ट एवर थी पिछले 3 या 4 या 5 सालों की अनिल जी, वो बजट के मंथ में थी। और वहीं से वो यूक्रेन की थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो जो बजट का जो एक्सपायरी कटा था फरवरी वाला, उसमें सबसे बड़ा स्टॉक का गिरावट आया था। तो अनिल जी वो साल और उसके बाद जो बीच में भी हुआ, फिर दिसंबर में भी हुआ, तो मुझे लगता है कि अनिल जी 2023 पैसे बनाने के हिसाब से सब लोग, ये इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनिल जी सब बढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, रिसेशन, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि अनिल जी 2023-22 से डेफिनेटली बेटर ईयर रहेगा, क्योंकि इस बार जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम है, सब कुछ मालूम है, पोजीशंस अंडर कंट्रोल है, वही चीज एक बहुत बड़ी फेवर में है हमारे, एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक इन 2023। ओके, तो ये है आपके लिए 2023 का आउटलुक। बिल्कुल बेहतर है। चलिए, मेटल्स का दिन था आज। टाटा स्टील हिंडाल्को टॉप गेनर है आपके लिए। टाटा मोटर्स में खरीदारी दिखी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा रहा, ओएनजीसी अच्छी मूव कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों फ्रंटलाइन बैंक्स ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही सहारा दिया। आईटीसी भी आज खरीदारी दिखा रहा था, कोटक बैंक में हल्की खरीदारी, और एचडीएफसी बैंक भी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड पॉजिटिव ही क्लोज हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, कुछ और काउंटर जहां पर बढ़िया मूव दिखी। 7.5% ऊपर था सेल, हिंदुस्तान कॉपर में 6.5% की तेजी रही। रेन इंडस्ट्रीज, एचईजी, ग्राफाइट इंडिया ये भी मूव कर रहे थे। टाटा कम्युनिकेशन पिक ऑफ द ईयर के तौर पर रेकमेंड किया, आज 3.5% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा था, तो बढ़िया मूव इसमें भी आती दिखी। टाटा मोटर्स में भी एक और पिक ऑफ द ईयर कैंडिडेट अच्छी मूव आई है। अनिल जी, 18,200 के ऊपर प्रोविजनल क्लोज मिल रही है, फाइनल क्लोज भी इसके आसपास ही होनी चाहिए, और 250 पॉइंट ऊपर 43,240 पर बैंक निफ्टी का क्लोज मिल रहा है। तो अच्छी क्लोजिंग, अच्छा पहला ट्रेडिंग सेशन इस साल का सर। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया। कल्याणी ग्रुप की 2-3 कंपनियां काफी मजबूती से बढ़ी। एक तो बीएफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर डीलिस्टिंग की बात हुई, 20% के ऊपरी सर्किट पर था ये स्टॉक, और इसी की ग्रुप कंपनी बीएफ यूटिलिटी, भारत फोर्ज से जिसका नाम बना, बीएफ इन्वेस्टमेंट और बीएफ यूटिलिटीज, और कल्याणी स्टील, ये एक और स्टॉक है जो तीनों ही स्टॉक बड़ी मजबूती के साथ आज बंद होते हुए नजर आए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जबरदस्त एक्शन रहा, पीएनबी, जीआईसी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, ये सब के सब मजबूती के साथ बंद होते दिखे। एक्शन रहा आपके लिए मेटल स्टॉक्स में, ओवरऑल बहुत ही शानदार। आइए, प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 18,200 के ऊपर क्लोज होता हुआ बाजार, और 43,200 के ऊपर क्लोज होता हुआ बैंक निफ्टी 61,200 के नज़दीक बंद होता हुआ। सेंसेक्स फाइनल क्लोजिंग का करें थोड़ा इंतजार, हल्का सा इसी के आसपास या थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, नर्वस 90 में आ सकता है निफ्टी, शायद कल बना देगा 18,190 से 18,200 की रेंज में नर्वस 90 वो रहनी चाहिए, और 43,200 के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा आपको बैंक निफ्टी भी। आइए, तब तक 2023 यानी कि ये साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों का होगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईवी गाड़ियों की बिक्री के लिहाज से पिछला साल रहा बेहद शानदार। पिछला साल का मतलब 2022 पिछला हो गया वो, है ना। पिछले साल 10 लाख से ज़्यादा ईवी गाड़ियों की बिक्री हुई है, और ये रिकॉर्ड है 2021 के मुकाबले में 200% ज़्यादा। बढ़ते हुए बाजार को देखते हुए हर कंपनी इस सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, और आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में ईवी गाड़ियों के बदलते रुझान पर करेंगे हम चर्चा। बताएंगे कि 2023 में ईवी सेगमेंट की कौन कौन सी नई गाड़ियों की होने वाली है एंट्री, और इनकी क्या होगी खासियत ईवी खरीदते समय, और उसका इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ होंगे जाने माने एक्सपर्ट्स, ऑटो सेक्टर को ईवी का बूस्टर, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। सोहिंदर सिंह गिल, डीजी SMEV यानी कि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभिजीत सिन्हा साहब होंगे प्रोजेक्ट हेड NHEV यानी कि ये भी एक संस्था है जिनके वो हेड होंगे, और अभिक चट्टोपाध्याय साहब हैं को फाउंडर एक्सपीरियल, इस ऑटो मैगजीन के एक्सपर्ट्स वो हैं।
इनसे हम करेंगे शाम को बात 6 बजे। ओके, और अब बढ़ते हैं आगे। 2023 में कहाँ बनेगा पैसा, नया साल डेट फंड्स के लिए कैसा रहेगा, इक्विटी फंड्स के लिए क्या माहौल होगा, गोल्ड रियल एस्टेट में निवेश करना हो तो कैसे करें, इन सब पर करेंगे हम बात शाम 6:26 पर JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री साहब से। योर मनी में आप मिस मत कीजिएगा, मनी गुरु में आपके लिए ये एक्शन, पैसा बनेगा, मुनाफा बरसेगा। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कई जोखिम है, लेकिन अधिकतर प्लेटफॉर्म इन जोखिम को बताते नहीं है और इसका परिणाम ये होता है कि लोग मानसिक दिक्कतों समेत कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं और वित्तीय नुकसान भी झेलते हैं। इन सब पर लगाम लगाने के लिए सरकार आज जारी करने वाली है ऑनलाइन गेमिंग गाइडलाइंस। बताएंगे आपको पूरी गाइडलाइंस, समझेंगे कि ये गाइडलाइंस आपके लिए ऑनलाइन गेम अगर आप खेलते हो तो ज़्यादा सेफ और स्ट्रेस फ्री कैसे बना सकती है। तो आज की हमारी कवर स्टोरी इंडिया 360 डिग्री की, ऑनलाइन गेमिंग में नहीं होगा खेला। वाह, खेला होबे, खेला नहीं होबे। ओके, ये हमारी आज की कवर स्टोरी है जिस पर आप फोकस करिएगा। विदा लेने का वक्त है, उससे पहले बता दें नर्वस 90 का शिकार होता हुआ फिर से निफ्टी 18,197, 18,200 के ऊपर बंद नहीं हुआ। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी 18,190, 18,200 की रेंज में बंद हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 18,100 के ऊपर लगातार 5वें दिन हम बंद हुए हैं निफ्टी पर, और 42,800 के ऊपर लगातार हम 5वें दिन बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर, और 43,000 के ऊपर तो नहीं कहेंगे, हाँ 43,000 के ऊपर, कल 42,986 था, तो लगभग बैंक निफ्टी 42,800 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा। आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, जो सब पार्टी करने वाले हैं। अच्छा, पार्टी में आशु सर भी इन्वाइटेड है कि आप दोनों की है? बंसल जी, अनिल जी फैमिली की पूजा अनिल जी मुझे मालूम भी नहीं है। आशु जी दिल्ली में है, मुंबई में है। हाँ, तो अगर आपको ये पता होता कि आशु जी मुंबई में है, दिल्ली में नहीं, तब तो पक्का बुलाते ना है, तब तो जो बार पक्का बुलाते ना अगर मुंबई में है तो। अनिल जी मैं अनिल जी 3 लोग तो वैसे भी इनवाइट हो गए, अपने आप ही सेल्फ इनवाइट हो गए। आशु जी तो घर के अनिल जी, ऑन एयर ऑफ एयर सब जगह हैं। तो आशु जी दिल्ली में है तो मोस्ट वेलकम। आशु जी मुझे धन्यवाद दीजिए, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। जी आशु जी। अनिल जी राकेश जी बुलाए ना बुलाए, राकेश जी की मम्मी का इनविटेशन तो परमानेंट है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आज शाम को एंजॉय कीजिए आप, पूजा भी और पार्टी भी जो भी हो। और किरण जी का धन्यवाद, सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी जल्दी से निकलिए ताकि टाइम से पहुंच जाए। आप जब भी निकलते हैं रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, ऐसा हमें पता चला है। बढ़े ना बढ़े, आप तो ऐसे ही मानते हैं। वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज नए साल के पहले दिन हमारा साथ देने के लिए, पूरे साल में साथ देने के लिए। आइए मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, विदा लेंगे आपसे।